बाजार है मजबूती के साथ कारोबार करते हुए और ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तरों के आसपास पहुंचते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी। बड़ा सवाल है कि आखिरी 1.5 घंटे में यह मजबूती बरकरार रख पाएंगे या फिर रेंज को पार करने की करेंगे कोशिश, या फिर आएगी मुनाफा वसूली। 3 है पॉसिबल अलग अलग तरह के बाजार के डायरेक्शन। कौन सा होगा सही और क्या करें आप, क्या करें कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और जानेंगे अनिल जी से कि इन तीनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा रहेगा और किस तरह से बनानी है आखिरी 1.5 घंटे की स्ट्रैटेजी। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बेहतरीन रिकवरी है और दिन की ऊंचाइयों के करीब बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी 15,850 के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक 35,700 के ऊपर है, 35,800 के अहम आंकड़े के नजदीक पहुंचा भी है। निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी बैंक निफ्टी में भी होती हुई दिखी है। आईटी इंडेक्स 2.5% मजबूत है। आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ा योगदान आईटी इंडेक्स का है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने एक बार फिर से आज बनाया है नया रिकॉर्ड। तो यहां पर भरपूर तेजी होती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट इंडेक्स आज 1% नीचे, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों पर हल्का फुल्का दबाव है। डाउ फ्यूचर्स में 40 अंकों की नरमी है और यूरोप के बाजार 0.5% नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो अभी तक का ये है आपके लिए बड़ा एक्शन। जी बिल्कुल सर, तो बड़ा एक्शन यही है। और सर बिल्कुल परफेक्टली बाजार ने आपकी रेंज को रिस्पेक्ट किया है। आपने सुबह कहा था 15,880 के करीब निफ्टी थोड़ी मुनाफा वसूली देख सकता है। 877 पर हमने आज निफ्टी का हाई देखा और बैंक निफ्टी पर भी वैसा ही एक्शन है। 35,800 पर बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है। आपने बात भी करी थी, ये आपका सेकंड लास्ट टारगेट भी था बैंक निफ्टी के लिए। कैसे देखें सर, रेंज को बाजार रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली देखिए, पर क्या क्लोजिंग तक और एक्शन बढ़ते हुए दिख सकता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि बेहद मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बात यही कि हर बार जब आप 15,900 के नज़दीक आते हैं तो हर बार यही सवाल आता है कि क्या और मजबूती हो सकती है, क्या रेंज से पार निकल सकते हैं। कभी न कभी एक न एक दिन तो निकलेंगे, लेकिन जब तक ना निकले तब तक ये मान के चलें कि आपकी अगर शॉर्ट पोजीशन है तो 15,925 आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा रखना है तो 16,000 रख सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट है तो 35,850 का आपका स्टॉप लॉस है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो एक बार की इन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 15,875 आज का हाई लेवल हमने 15,880 का दिया था। 15,877 के आसपास निफ्टी पहुंचा और वहीं से घुमा है। और बैंक निफ्टी का 35,825 का था दीप। आप देखिए बैंक निफ्टी भी वहीं पर पहुंचा है, लगभग 35,804 का हाई बनाया। तो लगभग हाई लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं। अब फ्रेश खरीदारी ऊपर में तभी करेंगे जब 35,850 के ऊपर बैंक निफ्टी टिके या फिर 15,925 के ऊपर निफ्टी टिके। अदरवाइज करेक्शन में खरीदारी करेंगे। और अगर आपको सेफ रहना है तो आप चाहें तो एक बार यहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ग्लोबल संकेत ऐसे नहीं है कि आप हो जाए तेजी अमेरिका में, वो अलग बात है, लेकिन डाउ फ्यूचर सुस्त है, बाकी यूरोप के बाजार सुस्त है, हमारे बाजार अकेले भागे हैं। तो मेरे ख्याल से ऊपरी स्तरों पर 15,900 के नजदीक, 35,800 के नजदीक प्रॉफिट बुकिंग का वक्त है। लेकिन एक ही कंडीशन पर, अगर इन दोनों लेवल के पार निकल जाए तो फ्रेश खरीदारी कीजिए, शॉर्ट भी काटिए। 35,850 के ऊपर निफ्टी में आपको और भरपूर तेजी करनी है, 15,925 के ऊपर और तेजी की जा सकती है। तो ये लेवल ध्यान में रखें और उस तरह से आपकी एक पोजीशनिंग होनी चाहिए। जी दी बिल्कुल सर, तो ऊपरी रेंज पर है बाजार, थोड़ा इंतजार करते हैं। अब यहां से तेजी और बढ़ती है तो फिर खरीदारी का मौका मिलेगा या फिर डिप का करें इंतजार। थोड़ी देर में अनिल जी डेटा रीडिंग करके हमें बताएंगे भी कि आगे मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या बन रही है, उसका इंतजार है। पर आइए तब तक आज के खबरों वाले शेयर्स के बारे में जान लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कौन से इवेंट्स पर नजर है। पर उससे पहले सचित जी हमारे साथ तैयार हैं एक कॉल लेकर, तो क्लोजिंग शो का पहला ओके सचित जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बट उससे पहले चलते हैं हम मानसी के पास जानने के लिए कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून मानसी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नतीजे आएंगे जिस पर फोकस है। इसके अलावा आज के ट्रिगर्स की अगर बात करें, आज यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट के फैसलों पर दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। साथ ही अदानी पोर्ट्स बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाने के लिए एक बोर्ड बैठक आज होगी। हैट्सन एग्रो नतीजों के साथ क्यूआईपी पर एक बोर्ड बैठक होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज दोपहर 4 बजे होने जा रही है। वहीं यूएस फेड चेयरमैन आज और कल कांग्रेस में बयान देंगे। तो ये तमाम ट्रिगर्स आज के लिए। कल इंपॉर्टेंट नतीजे निफ्टी में विप्रो, वायदा बाजार में एल&टी इन्फोटेक के आते हुए दिखेंगे। वहीं ट्रिगर्स जीआरएम ओवरसीज 2:1 के बोनस इश्यू की कल एक्स डेट होगी।
टीसीएस, एमएनएम, अपोलो टायर, भारत फोर्ज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, एस्कॉर्ट्स जैसे शेयर्स कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। चीन के तिमाही जीडीपी के आंकड़े कल आने वाले हैं और अमेरिका के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स भी कल आते दिखेंगे। शुक्रवार के दिन नतीजे वायदा बाजार में एचडीएफसी, एएमसी, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स के आते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं कैश में जीएनए एक्सेल, जस्ट डायल, डेन नेटवर्क जैसी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। शुक्रवार के दिन ट्रिगर्स भी कई सारे हैं। जोमेटो का आईपीओ बंद हो जाएगा, प्राइस बैंड जिसका 72 रुपए से 76 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। इसी दिन तत्व चिंतन फार्मा आईपीओ यानी कि 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक खुलने जा रहा है, जिसका प्राइस बैंड 1073 से 1083 प्रति शेयर का तय किया गया है। जस्ट डायल पर नजर रखिएगा। शुक्रवार के दिन पूंजी जुटाने को लेकर कंपनी एक बोर्ड बैठक करेगी। वहीं गोल्ड बॉन्ड की चौथी किश्त का आखिरी दिन शुक्रवार यानी 16 जुलाई का दिन होगा। इशू प्राइस जिसका 4807 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। और अंत में एमएनएम फाइनेंस, सागर सीमेंट, वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां एक्स डिविडेंड 16 जुलाई को ट्रेड करते हुए दिखेंगी। तो ये तमाम ट्रिगर्स शुक्रवार तक के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स और नतीजे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पर भी हमारा फोकस है। पर आइए आज की खबरों वाले शेयर्स पर भी डाल लेते हैं नजर। वरुण हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉन्कोर के लिए कोजेंसीज के हवाले से एक खबर आई कि FY23 तक कॉन्कोर का जो विनिवेश है वो टल सकता है, क्योंकि लैंड फीस मामले में कुछ देरी हो सकती है, जिसकी वजह से जो विनिवेश है थोड़ा आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा जैसे कि आपने हेडलाइन में भी मेंशन किया, शिपिंग कंपनीज पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि 1624 करोड़ के आसपास की सब्सिडी जो है वो इन कंपनीज को मिल सकती है। JSW एनर्जी के लिए खबर आई है कि 2030 तक क्लीन पावर में ये कंपनी जो है करीब 75,000 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाली है। कैप्लिन पॉइंट, इस कंपनी के लिए खबर आई है कि US FDA से माइग्रेन की एक दवा है जिसके लिए इस कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। कादा कंस्ट्रक्शन या 1 पे 4 शेयर के बोनस इशू को शेयरधारकों ने मंजूरी दी है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट 100 मेगावाट के सोलर एसेट्स का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस कंपनी ने 660 करोड़ में अधिग्रहण पूरा किया है। KNR कंस्ट्रक्शन, क्रिस्टल ने इसका आउटलुक जो है उसको स्टेबल से बढ़ा के पॉजिटिव किया और रेटिंग भी बढ़ाई है। और सबसे आखिरी में मैग्मा फिनकॉर्प, यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े सौदे हुए हैं, करीब 16,70,000 शेयर्स के सौदे हुए हैं 158 के भाव पे। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त ये सारे खबरों वाले शेयर। लेकिन खबर एक और बड़ी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होती दिख रही है, वो है BEML को लेकर। BEML को लेकर बड़े डेवलपमेंट होने की तैयारी में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप यानी कि मंत्रियों के समूह की एक बैठक होने जा रही है। कल 3 बजे ये बैठक होने की संभावना है। इस बैठक पर नजर रखिए। यहाँ पर BEML में सरकार 26% हिस्सा बेच सकती है। इस बात को लेकर कल ये एक अहम बैठक होने जा रही है। जी हाँ, सरकार का 26% हिस्सेदारी बेचने का इरादा है। ये बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है और इस पर कल दोपहर 3 बजे एक IMG की अहम बैठक होगी। दीपम सेक्रेटरी, वित्त मंत्रालय, लीगल अफेयर्स के अधिकारी और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये चारों मंत्रालयों के ऑफिशियल्स, बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे और इसमें साथ ही शेयर परचेज एग्रीमेंट को मंजूरी मिल सकती है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट BEML को लेकर होता हुआ दिख रहा है और 26% हिस्सेदारी सरकार बेचने की कोशिश में स्ट्रेटेजिक सेल के जरिए। दीप, जरा इस खबर पर नजर डालिए और देखिए क्या क्या खबर इसमें आती दिख रही है BEML को लेकर। बड़ी खबर। जी बिल्कुल सर, और बड़ा स्पाइक भी आपको BEML में इसी की वजह से आते हुए दिख रहा है। जबरदस्त स्पाइक है और इस खबर का बाजार को इंतजार भी था सर, क्योंकि नजर डालिए इस पर 26% हिस्सा बेचने के लिए तो ऑलरेडी कॉन्फर्मेशन मिला हुआ है, बट कब होने वाला है ये अब उसका इंतजार है। तो उसी कदम के बीच हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक अहम डेवलपमेंट आ रहा है। 3% का उछाल सर इसी खबर के दम पर BEML में। और जो एसेट मोनेटाइजेशन की बात लगातार सरकार कर रही है, जिसके लिए काफ़ी पुश कर रही है और जहां स्ट्रेटेजिक सेल करने जा रही है, BEML में जितना लैंड बैंक है, मार्केट कैप से ज़्यादा तो BEML के पास लैंड बैंक है। तो जबरदस्त एसेट्स है, जबरदस्त वैल्यू है और अब इस वैल्यू अनलॉकिंग का सही समय आता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी, राकेश जी से भी पूछूंगा, जिन्होंने 1700 रुपये के टारगेट पहले BEML के लिए रखे थे, और अगर अभी मार्केट कैप से ज़्यादा इनके पास लैंड बैंक है और जिस तरह से 26% की स्ट्रेटेजिक सेल की सरकार की तैयारी है, तो ये एक बड़ा
डेवलपमेंट बीएमएल के लिए होने जा रहा है। ये मीटिंग कल ही होती हुई दिख रही है, जो हमें खबरें आ रही है उसके मुताबिक कल दोपहर 3 बजे मंत्रियों का समूह और वरिष्ठ मंत्री इसमें शामिल होंगे, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर बाकी सारे मंत्रालयों के बड़े अधिकारी शामिल होकर इसमें भाग लेकर 26% हिस्सेदारी कैसे बेचा जाए उसके लिए आरएफपी और शेयर परचेज एग्रीमेंट पर डिस्कस करेंगे। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी इस वक्त हमारे साथ हैं, नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। एक बार चेतन से जानते हैं। चेतन बताइए, क्या कुछ डेवलपमेंट होने जा रहे हैं और कल की बैठक बीएमएल के लिए कितनी अहम है? सर, ये जो खबर है ये बीएमएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट कल की जो मीटिंग है, जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं, वो इनफैक्ट 3 बजे की स्केड्यूल्ड है। इनफैक्ट आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ऐसी मीटिंग्स और भी रखी जाएंगी बीएमएल के डिसइन्वेस्टमेंट को तेज करने के लिए, क्योंकि ये जो मीटिंग्स हैं ये कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर करी जा चुकी हैं। अब आईएमजी को बोला गया है कि इसको फास्ट ट्रैक और एक्सपेडाइट किया जाए, लेकिन जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको इस समय में बता रहे हैं वो ये है कि 2 चीजें कल फाइनलाइज हो सकती हैं। फर्स्ट इज आरएफपी और सेकंड जो है वो शेयर परचेज एग्रीमेंट, जो काफी टाइम से अटका हुआ था और काफी टाइम से इनफैक्ट जैसे दीपांशु बता रहे थे कि मार्केट को ऐसी खबर की जरूरत भी थी। तो मेरे हिसाब से जो ये डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक बार आरएफपी और शेयर परचेज एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया उसके बाद फिर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस डेफिनेटली बहुत तेज हो जाता है। तो डेफिनेटली कल सेक्रेटरी दीपम इस आईएमजी को चेयर करते हैं, तो वो उसमें होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथी होंगे, लीगल अफेयर्स के सेक्रेटरीज होंगे, पब्लिक एंटरप्राइजेस जो हेवी इंडस्ट्रीज से इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री चला गया है उसके सेक्रेटरी भी इस मीटिंग में कल मौजूद रह सकते हैं। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये बहुत बड़ी खबर बीएमएल के लिए होगी। अब देखना बाकी रहेगा कि क्या टाइमलाइन फॉलो कर सकते हैं बीएमएल की डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। तो क्या संकेत क्या आ रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी अब ये बात आगे बढ़ती हुई दिखेगी और जिस तरह से शेयर परचेज एग्रीमेंट और आरएफपी पर फाइनलाइजेशन होने की तैयारी में है, तो क्या ये समझा जाए कि 26% की स्ट्रेटेजिक सेल बहुत जल्दी होती हुई दिखेगी? कुछ एक अंदाजा लग पा रहा है चेतन? एब्सोल्युटली सर, जब भी अभी हम अपने सोर्सेज से बात कर रहे हैं तो कोई डेफिनेटिव टाइमलाइन अभी हमको डिफाइन नहीं करा पा रहे सोर्सेज, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस आपको भी पता है कि बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं, कुछ मीटिंग्स में बातें कंफर्म नहीं हो पाती, लेकिन ये बात डेफिनेटली कंफर्म करी हमारे सोर्सेज ने कि इस डिसीजन के बाद, इस फाइनलाइजेशन होने के बाद डेफिनेटली पूरी प्रतिक्रिया डिसइन्वेस्टमेंट होने की बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया काफी तेज होती हुई दिख रही है। और एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूं, कल की जो आईएमजी है, क्या ये स्पेसिफिकली खास तौर से सिर्फ बीएमएल के लिए हो रही है या और भी मुद्दे हैं और भी कंपनियों के लिए, या स्पेशली बीएमएल के लिए ये मीटिंग की जा रही है? चेतन, जरा इसके बारे में बताइए। अब ये जो आईएमजी है ये बीएमएल के लिए ही मिली जा रही है, अभी तक जो सोर्सेज हमको बता रहे हैं, लेकिन लास्ट मिनट चेंजेस डेफिनेटली हो सकते हैं कि अगर दीपम सेक्रेटरी चाहे या फिर बाकी अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर लीगल अफेयर्स चाहे तो इस एजेंडा आइटम्स में बाकी कंपनीज के भी डिसइन्वेस्टमेंट को या फिर एसेट मोनेटाइजेशन को भी इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन अभी तक के लिए जो सोर्सेज बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीएमएल पे ही डिस्कशन होना बाकी है। तो बीएमएल के लिए ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही। कल दोपहर आईएमजी की एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में आप देखेंगे बीएमएल के लिए 26% हिस्सेदारी बेचने पर सरकार और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। कुणाल जी हमारे साथ है। कुणाल जी, बीएमएल जरा चार्ट पर दीजिए अपनी राय। अनिल जी देखिए, हमारे लेवल्स तो अभी भी इंटैक्ट है अनिल जी। 1700 रुपए के हमने टारगेट्स दे रखे हैं, तो बिल्कुल वही लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। अब इमीडिएटली अगर आप चार्ट पर देखें अनिल जी तो 1400 रुपए के आसपास एक कंजेशन दिखता है और पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि 1400 के लेवल्स के साथ ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। तो मान लीजिए कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है, 1400 का लेवल निकल जाता है, तो फिर इसमें रुकना नहीं चाहिए। ये स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ने की क्षमता रखता है। 1400 के ऊपर अग्रेसिव खरीदारी की राय है और जिनके पास अभी की खरीद है, पुरानी खरीद है, बिल्कुल होल्ड करें। 1400 तक जाने की पूरी क्षमता दिखती है। 1400 तक जाने की पूरी संभावना इस वक्त दिख रही है आपके लिए बीएमएल में। तो बीएमएल के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है इस वक्त, इस पर करिएगा फोकस। आइए बढ़ते आगे। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं, इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ और स्वागत करते हैं सबका। कुणाल जी तो हमारे साथ हैं ही। कुणाल जी के अलावा वागले साहब, आशु जी, किरण जी, सचिन जी और जय ठक्कर, हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले एक बार जल्दी से व्यू ले लिया जाए बिगुल की तैयारी। सचिन जी आपके लिए बिगुल, ओके, सचिन जी के लिए बिगुल की तैयारी बीटीएसटी का जी। बताएं सचिन जी।
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर फोकस करना है जुबिलेंट फूड्स में। यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है ये पर्टिकुलर स्टॉक। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन एस्टैब्लिश होने के कंफर्मेशन आ रहा है 3100 के आसपास। इसने एक अच्छा बेस बना दिया है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। जुबिलेंट फूड्स में स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3110 के आसपास। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अराउंड 3180 85 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। एंड सेकंड टारगेट में जो पोजिशनल देता हूँ वो लगभग अराउंड 3230 के आसपास होगा। तो खरीदारी करनी है अभी जुबिलेंट फूड्स में। इंट्राडे या फिर एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 3185 का, पोजिशनल टारगेट होगा 3230 का, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3110 पे। खरीदारी करनी है जुबिलेंट फूड्स में। खरीदारी करके चलें जुबिलेंट फूड्स। ये है आपके लिए राय सचिन जी की तरफ से। आइए देखते हैं वागले से आपको क्या पसंद आ रहा है। बिगुल वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। दीपांशु गुड आफ्टरनून, अनिल जी गुड आफ्टरनून। मेरे रडार पर LNT आया है 1525 का एक मल्टीपल पिछले 2-3 महीने का रेजिस्टेंस इसने जो फोर्स से ब्रेक किया है। मुझे लगता है अभी 1570-75 तक ये स्टॉक आज के दिन में ही जाना चाहिए। मे भी आज और कल सुबह तक का ये व्यू है। और आपका स्टॉप लॉस 1515 होना चाहिए। 15 रुपये का रिस्क होगा 1% का, और 3% का रिवॉर्ड होगा 1575 का। ओके, तो ये है आपके लिए एलएनटी में खरीदारी करने की राय यहाँ पर आती हुई दिख रही है। एलएनटी भी एक स्टॉक है जो अब वापस से सुर्खियों में आता हुआ दिख रहा है और खरीदारी के संकेत दे रहा है। 1515 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करें आप 1575 के टारगेट के लिए। आगे बढ़े उससे पहले एक बार जरा आशीष सर से पूछ ले उनकी निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट पर स्ट्रेटेजी और अगर कोई स्प्रेड है तो वो भी। आशीष सर गुड आफ्टरनून, बताएं सर। अनिल जी, निफ्टी पे सेम व्यू है, बाइस पॉजिटिव है, रेंज के अंदर है। और आज अनिल जी इंटरेस्टिंग चीज ये देखनी है क्योंकि आज मूवमेंट तो ऊपर की आई है, लेकिन जो वॉल्यूम है अनिल जी वो पिछले दिनों से कुछ कम है। तो आई थिंक वॉल्यूम पे हम मतलब पूरी तरह नजर गड़ाए बैठे हुए हैं और शायद अगले 1 घंटे में अनिल जी अगर वॉल्यूम मिल जाता है तो मुझे लगता है कि वो जो 15,900 और 16,000 का बैंड है जिसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा इंडेक्स, वो शायद ब्रेकआउट होने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अनिल जी बहुत ध्यान से ही काम करना है क्योंकि वो कई बार ये नीचे ऊपर में दिखता है लेकिन होता नहीं है। सो आई थिंक वन हैज टू बी वेरी अलर्ट। इफ द वॉल्यूम सपोर्ट, आई थिंक देन वी विल गेट द कंफर्मेशन कि अब हम ये जो बैंड है टूटने की तैयारी कर रहा है, 22 पॉजिटिव है। हैविंग सेड दैट अनिल जी एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम आपस में बात करते रहते हैं जो हम मतलब इंटरनली भी बोल रहा हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, बट अगर आप ओवरऑल मार्केट देखिए अनिल जी, आज भी जैसे इंडेक्स और बैंक निफ्टी में बड़ी अच्छी दोनों ट्रैक्शन देखी और एक अच्छी मूवमेंट भी देखी नीचे से, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है, जो मतलब फ्रंट लाइन पॉपुलर स्टॉक्स है, वो सारे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये अनिल जी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन का आंसर अभी भी मेरे पास नहीं है। एंड प्रॉब्ली अगेन जैसे मैंने उस दिन आपसे पूछा था कि ये क्या दर्शा क्या रहा है, दिखा क्या रहा है ये कंफ्यूजन, तो आज मैं शायद वापस आई विल रिटर्न दिस क्वेश्चन टू यू कि ये जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है ये कब दूर होगी, क्योंकि ये लार्ज कैप्स अनिल जी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आप सारे सेक्टर्स देखिए, चाहे वो फार्मा हो जो कि बीच में एक अच्छा सा मूवमेंट दिखता है, आज अगर देखें अनिल जी एक्सेप्ट मेटल्स मुझे कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं दिख रहा, चाहे वो पावर हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी पावर सेक्टर में कॉल भी दूंगा, एक नया स्प्रेड भी दूंगा, बट ओवरऑल मार्केट अनिल जी 22 पॉजिटिव है। इंडेक्स मुझे लगता है कि ब्रेकआउट के सिग्नल दे रहा है, स्टॉक सपोर्ट नहीं कर रहे, थोड़ी सी डिफिकल्ट मार्केट है, लेकिन अनिल जी स्प्रेड तो बुल स्प्रेड जो हम बना के चल रहे हैं उसी में रहना चाहिए। और मैं एक नया स्प्रेड अभी आपको स्टॉक का देना चाहता हूं अनिल जी। आप अनिल जी पर आपका क्या व्यू है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया कि स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? व्यू भी 2:30 बजे क्या एक बार स्ट्रेटेजी पे मैं उसके साथ में आपको बताऊंगा आशु सर। मैं डेटा पर वही एक बार वर्कआउट कर रहा हूं, जब तक एक बार मेरा डेटा वर्कआउट हो जाए तो उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा भी इस चीज को लेकर। तब तक आपके लिए आप कोई स्ट्रेटेजी आपके स्टॉक पर जिसके लिए बिगुल? हाँ जी अनिल जी, चलिए आशु सर के लिए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदाम। बताएं सर। अनिल जी देखिए स्टॉक्स अपने वही हैं, नया स्प्रेड है लेकिन उन्हीं 7 स्प्रेड में से एक प्रीवियस स्टॉक का ही है और स्टॉक है टाटा पावर।
अनिल जी थका रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। और पिछले दिनों में अनिल जी देखा गया कि जिस जिस स्टॉक ने पेशेंस टेस्ट किया है उसी में पैसे बने हैं। तो अनिल जी बहुत ही एक छोटा सा पैसा लगा के एक स्प्रेड है, 125 रुपए की एक टाटा पावर की एक कॉल लेनी है और 135 की 2 कॉल बेचनी है। अनिल जी अगले 10 ट्रेडिंग सेशंस है ऑलमोस्ट, तो इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी सवा से डेढ़ रुपए में। तो अनिल जी सवा रुपए में 125 प्लस सवा रुपए में ये एक स्प्रेड खड़ा हो जाएगा ₹1.5 में। टाटा पावर में लॉट साइज बहुत अच्छा है, अगर ₹1.5 लगा के अनिल जी पूरे चांसेस है इसमें कि 5-7 रुपए भी मिल सकते हैं, क्योंकि पेशेंस टेस्ट कर रहा है, डिलीवरी वाले की टेस्ट कर रहा है। तो डिलीवरी वाला तो अगले महीने ले जाएगा, लेकिन इस महीने अगर हमें बड़ा लॉट में काम करके पैसे बनाने हैं तो आई थिंक अनिल जी टाटा पावर में एक नया स्प्रेड बना सकते हैं। पुराना वाला चल रहा है, प्रॉफिट में है, एक नया बना सकते हैं 125 की कॉल लेके, और अगर किसी को और ज्यादा थोड़ा एग्रेसिव करना है तो 120 की भी लेके 135 की 2 बेच दें और ये नया स्प्रेड बना लें। मुझे लगता है अनिल जी कुछ दिनों में टाटा पावर में कुछ बड़ा होने वाला है, बट उस बड़े होने के लिए अनिल जी पैसा कम लगाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में दिख रहा है बड़ा होने वाला है, लेकिन हो बिल्कुल भी नहीं रहा है। बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्टिंग हो रही है, बोर भी हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट भी कर रहे हैं, तो इरिटेट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अनिल जी टाटा पावर वो पेशेंस टेस्ट करने के कगार से निकलने की तैयारी पे है। बिल्कुल, तो टाटा पावर रेंज से निकलने की तैयारी में है। नजर रखिए इस काउंटर पर, आशु जी की तरफ से एक स्प्रेड आ रहा है और आज सुबह अमरीश सर ने भी यहां पर पिक ऑफ द डे में खरीदारी की राय दी थी। पोजिशनली उनको 140-150 के टारगेट्स पे आते हुए दिख रहे हैं, तो नजर रखिए टाटा पावर। यह है एक काउंटर जो बढ़िया फोकस में आते हुए दिख रहा है। कई और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है, ये इन्हीं पर करें चर्चा। अशोक लेलैंड पर एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, लगभग अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है अशोक लेलैंड पर। आइए किरण जी से जानते हैं क्या चल रहा है इस चार्ट में। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर अशोक लेलैंड। दीप वेरी गुड आफ्टरनून, अनिल जी आफ्टरनून। अशोक लेलैंड का चार्ट काफी स्ट्रांग है और नीचे में अच्छा सपोर्ट मिल चुका है। स्टॉक को लगातार हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 130-132 है, वो क्रॉस करने के बाद एक अच्छे दायरे में चला जाएगा, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहलाएगा, पर अभी भी होल्ड किया जा सकता है। 126 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और अशोक लेलैंड पर आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। एक शानदार मूव आई है विप्रो पर। वैसे तो काफी सारे आईटी स्टॉक्स एक्शन में हैं ही, बट जय गुड आफ्टरनून, विप्रो पर अपनी राय दें, कल इसके नतीजे हैं, उससे पहले एक दमदार तेजी बनती हुई दिख रही है। क्या और मोमेंटम है स्टॉक में, क्योंकि 6.5% ऑलरेडी ऊपर है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। आईटी स्टॉक्स में तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल ही रहा है दीप। एंड जहाँ तक विप्रो का सवाल है, जो हिसाब से ये स्टॉक ने पिछले 1-1.5 महीने से जो हिसाब से कंसोलिडेशन या तो करेक्शन हम कहेंगे छोटा सा वो दिखाया, उसको पूरा ही अब वो ट्रेंड को रिवर्स कर चुका है ये स्टॉक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली प्रीवियस हाइज जो है इसके उसके बहुत ही करीब है। ये 564 का प्रीवियस हाई है और आज का हाई ऑलरेडी 560 का लग चुका है दीप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हाईज निकलेंगे। रिजल्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी होने चाहिए। ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देख रहा हूँ तो जो टारगेट्स बनकर आ रहे हैं इसके चैनल टारगेट्स, दैट कम्स टू अराउंड 585-590, उतना तो हमें देखने मिल ही सकता है। आई थिंक रिजल्ट्स बढ़िया आने चाहिए विप्रो के। बिल्कुल, तो रिजल्ट्स बढ़िया आने चाहिए विप्रो के। 6.5% ऊपर ये काउंटर आपको दिख रहा है, तो नजर रखिए एक और स्टॉक पर। नतीजों का ही सीजन है और भारतीय नहीं, कुछ एमएनसी कंपनीज की तरफ से भी शानदार परफॉर्मेंस आ रही है, ग्लोबल कंपनीज की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस आ रही है, और इसकी वजह से कुछ भारतीय कंपनीज भी हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए वरुण के पास चलते हैं। वरुण, पेप्सी ने दिए हैं शानदार नतीजे और गाइडेंस भी अच्छी रही है, इसका भारत से क्या लेना देना है? डेफिनेटली इसके चलते आपको वरुण पे नजर रखनी है, और वो है वरुण बेवरेजेस का काउंटर, क्योंकि पेप्सी इंडिया का जो कारोबार करता है वो वरुण बेवरेजेस ही करता है। अब हुआ ये है कि पेप्सिको ने अपने नतीजे घोषित किए जून तिमाही के, और जो नतीजे इन्होंने घोषित किए उसमें करीब 20-21% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। इन्होंने अपनी कमेंट्री में कहा है कि भारत का कारोबार जो है वहाँ पे काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली है। फूड का कारोबार और बेवरेजेस का कारोबार दोनों में ही डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि लो बेस के कारण भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने मिला, लेकिन इनका कहना है कि ग्रोथ काफी अच्छी रही है, और साथ ही साथ कंपनी ने बेवरेजेस सेगमेंट में मार्केट शेयर भी गेन किया है, ये कंपनी की कमेंट्री में था। भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जैसे कि मेक्सिको, रशिया, ब्राजील, वहां भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी रही है। लेकिन इसके अलावा कंपनी ने अपना गाइडेंस जो है उसको भी बढ़ा दिया है। कंपनी ने अपने जो गाइडेंस है उसको मिड सिंगल डिजिट से बढ़ा के करीब 6% के आसपास का कर दिया है, और कंपनी ने अपने कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का गाइडेंस जो पहले सिंगल डिजिट का था उसको अब 11% के आसपास कर दिया है। दरअसल कंपनी का कहना है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन रोल आउट हो रहा है, खासकर जो यूरोप और यूएस में वैक्सीनेशन का रोल आउट हो रहा है,
उसके चलते काफ़ी हद तक जो डिमांड है उसमें एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। हालाँकि एशिया में शायद थोड़ा धीमापन हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन एशियन मार्केट्स में भी जल्दी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा और इसके लिए इन्होंने अपनी जो पूरे साल की गाइडेंस थी उसको बढ़ा दिया है और इसी का इम्पैक्ट आपको एक्चुअली वरुण बेवरेजेस में भी देखने मिलेगा, क्योंकि इंडिया में पेप्सिको की बॉटलिंग का पूरा कारोबार जो है वो केवल वरुण बेवरेजेस ही देखता है। ओके, तो वरुण ने वरुण बेवरेजेस को लेकर पूरी रिसर्च रखी और ये रिसर्च है कि पेप्सिको, जो पेप्सी के लिए बॉटलिंग का कारोबार करती है वरुण बेवरेजेस, पेप्सिको ने तगड़ा गाइडेंस दिया है। तो वरुण, कोई खास वजह कि पेप्सी का कंजम्पशन ज्यादा होएगा, ऐसा पेप्सिको को कॉन्फिडेंस क्यों है? अनिल जी, उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन रोल आउट हो रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ट्रैवल बढ़ रहा है तो ट्रैवल में भी कहीं ना कहीं ये जो बेवरेजेस है उनको फायदा होता है। और अनिल जी, गर्मी तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से पड़ रहा है ग्लोबली, तो शायद उसका भी इम्पैक्ट है, इसके लिए इन्होंने अपने जो गाइडेंस है वो बढ़ाया है। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस के चार्ट्स पे डालिए नजर, जरा एक बार बताइए सचिन जी, कैसे दिख रहे हैं इसके चार्ट्स? अनिल जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है। इनफैक्ट हमने इसे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी कवर किया था और उसके भी लगभग टारगेट्स आ गए थे। एंड जिस तरीके से वापस कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 4 हफ्तों में, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे सिग्नल्स है। लगभग एक एलिवेटेड बेस यहाँ पर नज़र आ रहा है 700-710 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो हाल फिलहाल में एक स्विंग हाई बनाया था, लाइफ हाई बनाया था इनफैक्ट 918-920 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी आगे जाके पार होना चाहिए। सो डेफिनेटली अपने फोलियो में ये पर्टिकुलर काउंटर रखना है। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 765-780 एक अच्छा जोन है जहाँ पर ये स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं पोजिशनल दे रहा हूँ अराउंड 720 का, बट प्रोबेबल टारगेट मुझे लग रहा है 1000 प्लस का होना चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। ये है आपके लिए राय वरुण बेवरेजेस पे आती हुई दिख रही है। आइए अगला बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए स्पेशल पिक का। बताएं सर। अनिल जी, अगर आपको ध्यान हो, कुछ दिनों पहले आपने पूछा था मुझसे अनिल जी ऑन एयर, जब मैंने बोला था कि मच अवेटेड ब्रेकआउट क्या होता है, तो अब ये अनिल जी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो पिक है अनिल जी, ये स्पेशल पिक नहीं है, वेरी स्पेशल पिक है और स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल। अनिल जी, जेएम फाइनेंशियल है वेरी स्पेशल पिक वाला स्टॉक। यहाँ पर एक मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सारे ब्रोकिंग वाले स्टॉक भाग गए, जेएम सबसे लेट भाग रहा है। अनिल जी, मच अवेटेड इसलिए है कि इस नेकलाइन की टूटने की वेट मैं और कुणाल जी काफी दिनों से कर रहे थे और डेस्परेशन इतना था अनिल जी, कल आशु मदान जी को फोन भी किया मैंने शाम को कि कितनी सैलरी लेते हो, कितना दबाव पड़ रहा है कि ये स्टॉक चल नहीं रहा है। अनिल जी कल पूछा और आज एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट जेएम में देखने को मिल रहा है। और इसके अनिल जी ये जो स्टॉक है 125-26 से पहले अगर कुणाल जी से छोटा टारगेट देते हैं तो वो इस स्टॉक के साथ नाइंसाफी होगी। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट है। जैसे राकेश जी ने कहा कि मच अवेटेड ब्रेकआउट है। 100 का जादुई आंकड़ा पार आज स्टॉक ने किया है, ब्रेकआउट दिया है। जितने भी ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं आज भी देखिए, जियोजीत में जिस तरह की तेजी आज के दिन में बन रही है, मोतीलाल ओसवाल में हमने तेजी देखी है और अब बारी है जेएम की। बाय करके चलें। स्टॉक में एक बड़ा टारगेट हम लोग दे रहे हैं, 120 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है 115 पर मुनाफा बांधे तो 115-120 के दो बड़े अग्रेसिव टारगेट्स के लिए बाय करना है। स्टॉप लॉस 101 के शुभ आंकड़े पर रखें। अच्छा, तो ये जेएम फाइनेंशियल जो इतना भागा है, आप कह रहे हैं कि बड़ा मच अवेटेड ब्रेकआउट आया है, इसे आप आशु जी को कॉम्प्लीमेंट की तरह दे रहे हैं कि उनके स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट आया है, या फिर आप इनडायरेक्टली कुछ और कह रहे हैं कि सबसे लास्ट में आया है, इतने टाइम से चला नहीं? मतलब कौन सा वाले पे ज्यादा फोकस करना है? जो सबसे लास्ट में ब्रेकआउट आया है उस पर फोकस करना है, ब्रेकआउट आया है वो कॉम्प्लीमेंट माने? नहीं अनिल जी, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये जो तेजी आ रही है पूरी तरह आशु मदान जी के जो ये जबरदस्त काम कर रहे हैं अनिल जी, उसी का परिणाम है। तो सारा श्रेय अनिल जी शेयर के बढ़ने का आशु जी को है और सारा शेयर अगर मान लीजिए कॉल सफल नहीं होती तो उसका भी जो ब्लेम है वो आशु जी पर है। अरे वाह, चलिए दोनों ही आशु जी के ऊपर। चलिए, तो ये है जेएम फाइनेंशियल आपके लिए खरीदारी करने के। जी आजा, बंसल जी कुछ कह रहे थे, बंसल जी की आवाज नहीं है भाई। जी बंसल जी बोलिए।
देखिए अनिल जी, आशु जी बहुत काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अनिल जी, 5-5, 6-6 स्प्रेड बनवाते हैं अनिल जी, तो जेएम की तो ब्रोकरेज अनिल जी डबल हो जाएगी। जिस तरीके से आशु जी स्प्रेड बनवा रहे हैं और क्लाइंट को अनिल जी काम करा रहे हैं, तो डेफिनेटली जेएम की तो अनिल जी ब्रोकरेज डबल हो जाएगी। प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। 8 स्प्रेड खुले हुए, पर स्प्रेड 3 ट्रेड, 24 ट्रेड्स पर पर्सन, और जब वापस ये रिवर्स होंगे तो 24 और। तो इसका मतलब तो क्लियर कट है, परफॉर्मेंस तो आशीष की दिख रही है, बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त सचिन जी हमारे साथ तैयार है। सचिन जी के लिए बिगुल BTST का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है पिछले 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल, एंड जिस तरीके से या जिस इंटेंसिटी से इसने अपने प्रीवियस 3 डे स्विंग हाई को निकाला है, मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम काफ़ी हद तक सस्टेन होना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग 2380 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है रूट मोबाइल में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 2120 के आसपास, जो लगभग अराउंड 50 पॉइंट की रिस्क होगी, एंड लगभग अराउंड 200 पॉइंट तक का रिवॉर्ड आ सकता है इसी पर्टिकुलर मोमेंटम में। सो खरीदारी करनी है रूट मोबाइल में वापस। ओके, तो रूट मोबाइल में करें खरीदारी, यह है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। न्यू एज स्टॉक्स पर आज एक्शन ज्यादा बनते हुए दिख रहा है। ऑफकोर्स जोमेटो की IPO है, लास्ट अपडेट पर हमने देखा करीब 40% भर गया था इशू। रूट मोबाइल पर रखिए नजर। हैप्पीएस्ट माइंड्स एक और काउंटर है जहां पर आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। इंडिया मार्ट की भी हम सुबह बात कर रहे थे, वहां पर भी तेजी के माहौल था। जस्ट डायल 2015 के बाद के हाईएस्ट लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रब ऑफ इन सेक्टर्स पर भी आ रहा है। कोई लाइक टू लाइक कंपैरिजन नॉट नेसेसरली हो इन सभी काउंटर्स में, बट ये सारे एक्शन में दिख रहे हैं। जस्ट डायल अब थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहा है, बट अभी भी 2-2.5% ऊपर ही है। तो नजर रखिए इस स्पेस पर, एक्शन यहां पर बना हुआ है। एक बार जरा इंडिया मार्ट पर भी राय ले ली जाए। जैसे जय बताएं, इंडिया मार्ट का चार्ट कैसा दिख रहा है? आज सुबह तो अच्छे एक्शन में था और अपनी गेंस होल्ड करते हुए दिख रहा है ये चार्ट। दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। इनफैक्ट जो हिसाब से इसका मोमेंटम प्लेस्ड है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक एक अच्छा बेस बना चुका है ऑन द डाउन साइड 7050 7000 के जोन में। आई थिंक ये जोन होल्ड करेगा, एंड ये सपोर्ट जोन काफ़ी बढ़िया है। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि 7800 इमीडिएट बेसिस पर आपको देखने मिलना चाहिए दीप, और अगर 7800 निकलता है तो मुझे उसके बाद लगभग और 1000 पॉइंट तक तो और कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आता ये स्टॉक में। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही बढ़िया है इंडिया मार्ट, और अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है इसमें। इस रिवॉर्ड से तो बढ़िया काउंटर है इंडिया मार्ट, अच्छा करेक्शन भी हो चुका है। नजर रखिए इस स्पेस पर, एक्शन बन रहा है और ये सारे के सारे काउंटर्स आपको मूव दिखा रहे हैं। आइए कुछ बेहतरीन कॉल्स देने के लिए तैयार हैं रोज की तरह सेठी साहब। स्वागत करते हैं उनको, सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बताएं कहां पर है आपकी नजर आज बाजार में? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए अनिल जी, आज 2 स्टॉक है कैश मार्केट के, दोनों में खरीदारी करनी है। जो पहला स्टॉक है अनिल जी, एक और दीपांशु, जो एक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम, जो कि अभी 120 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी काम करती है डिफेंस, फिर स्पेस, एरोस्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी, इन सब सेगमेंट को, जो कि हाई ग्रोथ हाई पोटेंशियल वाले सेक्टर, और जिस तरह से सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मुझे लगता है ये स्टॉक, मतलब मेरी तो आज शॉर्ट टर्म पिक है, बट अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली इसको बिल्कुल पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखे। आने वाले सालों में ये कंपनी कमाल कर सकती है यहाँ से। वैसे फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मार्केट कैप छोटा है, अभी 250 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। मार्च क्वार्टर के नतीजे दमदार थे, 3 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1 करोड़ था, मतलब 3 गुना पैट आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 15-16% के। फिर डेट इक्विटी रेशियो है सिर्फ 0.38 का, और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 63-64% की हिस्सेदारी है, और कुछ भी प्लेज नहीं है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल खरीदा जाना चाहिए करंट लेवल्स पे। शॉर्ट टर्म में मेरे इसमें टारगेट है 135 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 115 रुपए। ओके, तो 135 का टारगेट, 115 का स्टॉप लॉस। अपोलो माइक्रो, ये है सेठी साहब की तरफ से आज की पहली पिक। दूसरी पिक सर आपकी? या दीपांशु, आज की जो दूसरी पिक है वो मैं माइंडट्री के नतीजों से इंस्पायर्ड होकर दे रहा हूँ। मिड कैप IT स्टॉक है,
आईटी स्टॉक्स में जहां फ्रंटलाइन आईटी में थोड़ा प्रेशर देखा जा रहा था टीसीएस के रिजल्ट के बाद, वो भी मैं मानता हूं कि कल आज जो इन्फोसिस के नतीजे और कल विप्रो के नतीजे उसको भी सेंटिमेंट को सुधार देंगे। और बाकी माइंडट्री के नतीजे देखने के बाद और जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस है, मिड कैप आईटी सेक्टर बहुत अच्छा करना चाहिए। और यहाँ से मैंने वापस पिक किया है साइएंट को, जो कि अभी 867-68 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक लीडर है इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी में। कंपनी कैटर करती है एरोस्पेस, डिफेंस, फिर ऑटोमोटिव, एनर्जी, माइनिंग, पावर, इन तरह के सेगमेंट्स को। सॉलिड फंडामेंटल्स है। मार्च क्वार्टर में तो बहुत ही अच्छे नतीजे थे। पैट आया 103 करोड़ का, जो पिछले साल 46 करोड़ था। मतलब ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 125% की ग्रोथ दर्ज करी। और इस कंपनी के भी कल नतीजे आने हैं, और मुझे लगता है नतीजे एक तो इतनी जल्दी आ रहे हैं तो उस लिहाज से भी अच्छे लग रहे हैं, और बाकी मिड कैप आईटी के नतीजे अच्छे होने चाहिए। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 895 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 855 का। ओके, तो साइएंट मिड कैप आईटी से ये एक काउंटर सिटी से आपको पसंद है, और साथ ही अपोलो माइक्रो ये एक और स्टॉक है जहां पर आपको रखनी है नजर। सिटी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। कैश यूनिवर्स से 2 स्टॉक्स आपके लिए। पर आइए अब चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है। सर, ग्लोबल बाजार की बात करें तो थोड़ी सी नरमी जो सुबह से ही बनी हुई है वो दिख रही है। हालांकि अमेरिकी फ्यूचर्स में जरूर सुधार हुआ है। डाउ फ्यूचर्स आज काफी वॉलेटाइल रहे हैं। 2 घंटे पहले हम देख रहे थे सर, डाउ फ्यूचर्स करीब 100 पॉइंट्स नीचे थे, फिर पूरी तरह से रिकवर होकर पॉजिटिव भी हुए, अब वापस 40 पॉइंट्स नीचे हैं। हालांकि नैस्डैक फ्यूचर्स निचले स्तरों से रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एशिया के बाजारों में सुस्ती दिखी। चीन के बाजार 1% नीचे थे, हांगकांग में भी आधे % से ज्यादा की आपने गिरावट देखी है। और यूरोप की बात करें तो वहां पर भी सुस्त कारोबार हो रहा है। कल एकदम सपाट थे, आज हल्की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ी नरमी दिख रही है सर ग्लोबल मार्केट्स में। कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बट सुस्ती का माहौल है। क्या करना चाहिए? 2 अच्छी चीजें होती दिख रही है बाजार में जिस पर फोकस करना चाहिए। पहला तो ये कि 15,800 के नीचे बाजार बंद नहीं होगा, ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आता दिख रहा है। हालांकि हम उससे काफी ऊपर हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी बात इस लिहाज से कि 15,800 के पुट पर 87 लाख शेयर ओपन है। 52 लाख शेयर आज ही जुड़े, तो दमदार पुट राइटिंग हुई है, यानी कि 15,800 को अब हमने बेस मान लिया है। पहली चीज, 15,800 के कॉल्स पर 51 लाख शेयर है, अभी भी शॉर्ट हैं, और ये शॉर्ट सेलर थोड़े परेशान होना शुरू कर सकते हैं जैसे आप 15,900 के करीब या इसको पार करते हैं। तो 15,850 पर हल्की फुल्की रस्साकशी वाला लेवल है। 29 लाख शेयर पुट में है, 34 लाख शेयर कॉल्स में, आप उसके ऊपर ट्रेड करें। ये एक और दूसरा पॉजिटिव है। तीसरा पॉजिटिव जो है वो ये कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,900 से शिफ्ट होकर अब 16,000 की तरफ आ गया है, यानी कि 15,900 की तरफ भी जाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि 15,900 और 16,000 पर लगभग बराबर कॉल राइटर्स खड़े हैं। 15,900 पर 60 लाख शेयर हैं, 16,000 पर 63 लाख शेयर हैं, लेकिन हाईएस्ट 16,000 पर है। तो अब 15,900 के आसपास जाने तक की कोशिश हो सकती है। पहली चीज है कि बेस बड़ा स्ट्रांग बना है। कुल मिलाकर 75 लाख शेयर आज पुट में 15,800-850 के ऊपर बने हैं। तो ऐसे में एक बात की संभावना पूरी बन रही है कि एक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग का आज अटेम्प्ट हो सकता है। 15,779 15,779 ये अब तक की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। 15,700 माफ कीजिएगा 15,800, तो 15,880 होते ही नया लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पर बन सकता है। तो 15,915 पार करके नया हाई बनाएंगे या नहीं, 916 पार करके, वो अलग बात है, लेकिन लाइफ हाई के आसपास क्लोजिंग होने की तैयारी हो रही है। और ऐसे में अब आपको यहां से थोड़ी और अपसाइड बन सकती है, लेकिन ये लेवल, ये रेंज प्रॉफिट बुकिंग करने की रेंज है। 15,875 से 15,915 इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी तभी करें जब 15,925 के पार निकलकर टिके या बंद होता हुआ दिखे, अदरवाइज रुके। और इसलिए भी रुके, हो सकता है कल आप बड़ा गैप से खुल जाएं, एक संभावना वो है, क्योंकि आप एकदम लाइफ टाइम हाई के नजदीक बंद हो रहे हैं। अगर जेरेमी पावेल साहब का जो आज बयान होने, आज और कल 2 दिन कांग्रेस में बयान होने, अगर वो अच्छे आ गए, अमेरिकी बाजारों में फिर से जोश आ गया, तो पूरी संभावना है कि आप उसको पार कर जाए। लेकिन वो एक ही बार होगा कि आप रेंज को पार करेंगे, अदरवाइज लगातार आप रेंज के अंदर में, तो भले आप शॉर्ट करें ना करें, कम से कम इस रेंज पे एक बार प्रॉफिट बुक करें। और अगर कल गैप से खुल भी गया तो ऐसा तो नहीं होगा कि 16,000 के ही ऊपर खुल जाएगा, कि 200-300 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर खुल भी गया 50-75 पॉइंट, तो आप 16,000 तक
आराम से ले पाएंगे। तो मेरा ये समझना है ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए 15,900 के जितना नजदीक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी या तो 15,925 के ऊपर ही करेंगे या नीचे आने पर देखा जाएगा, पहली चीज। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होगा, ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आप आराम से रख सकते हैं। बैंक निफ्टी ने इस रनअप में अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग 35,675 की दी थी, वो कल ही की है, राइट। तो आज उसके ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, कम से कम उसके आसपास तो है। बैंक निफ्टी भी मेरा वही मानना है 35,800 825 रुकावट का लेवल है, इस लेवल पर खरीदारी नहीं बनती। बैंक निफ्टी भी फ्रेश खरीदारी हम तभी करेंगे जब 35,850 के ऊपर टिके या बंद होने के संकेत दें, अदरवाइज बैंक निफ्टी भी नहीं खरीदा जाएगा। तो फिलहाल फ्रेश खरीदारी इस लेवल पर नहीं करेंगे, 35,800 के आसपास प्रॉफिट बुक करें, और अगर आखिरी मिनटों में हो तो बाजार का मूड माहौल देखकर 320 पर हम डिसाइड करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी है दीप। ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे तो थोड़ा सा इंडेक्स में सावधान रहेंगे, फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, 15,925 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस शॉर्ट कीजिए। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, 35,850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से शॉर्ट कीजिए और नीचे के लिए इंतजार कीजिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये क्लियर है कि इन लेवल्स पर अब फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। अगर आप चाहें तो पुरानी पोजीशंस पर मुनाफा बुक कर सकते हैं थोड़े हायर लेवल्स पर, और अग्रेसिव ट्रेडर्स थोड़ी शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। 320 को अपडेट लेंगे सर, पर एक कॉल का आपसे अपडेट लेना था। आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे वेल्सपन इंडिया जबरदस्त तेजी में आते हुए दिख रहा है। सुबह भी पॉजिटिव खुला था और आपने उन लेवल्स पर भी कहा था खरीदारी करें। पहला टारगेट 122 का हिट हो गया है, 125 के करीब का हाई था इस काउंटर का, अभी भी 123 पर ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए अगर वेल्सपन पर कॉल लिया है तो सर? बिल्कुल, हम लगातार बुलिश हैं इस स्टॉक में। मेरे ख्याल से 70-80 रुपए की रेंज में हमने एसआईपी स्टॉक में भी दिया था, आज भी हमने दिया है, और सुबह भी मैंने ये कहा था कि इसे आराम से होल्ड करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। 123 का पहला टारगेट ही आया है, 127 133 के और भी टारगेट है, उसके लिए भी होल्ड करें। होल्ड करने की आपने बात की तो मैं फिर से बता दूं, आज सुबह हमने एक कॉल और दिया था आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिव साइड पर गया है। डिसिप्लिन के तौर पर डे ट्रेडर आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में जो स्टॉप लॉस का लेवल दिया है उस पर आप लगा सकते हैं, या अगर आप पोजिशनल ट्रेड करें 275 का स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो चुका है, लेकिन अगर आप पोजिशनली होल्ड कर सकते तो होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। और टाटा मोटर्स जिन लोगों ने ले रखा है वो डेफिनेटली होल्ड करें, कोई चिंता की बात नहीं। ओके, तो यह है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। वेल्सपन इंडिया टारगेट हिट हो गया, होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करें। इंडिया बुल्स अगर आप चाहें तो पोजीशन एग्जिट कर लें, और टाटा मोटर्स होल्ड करें। स्टॉक पर आप फिर से एक्शन आते हुए देख सकते हैं। पर एक्शन में आ रहे हैं कुछ और स्टॉक्स। एक आइडेंटिफाई किया है जय ने, बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, बहुत ही अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आ रहा है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक में बिल्डअप हो रहा है, एंड वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसका 470 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रिकमेंड कर रहा हूँ मैं खरीदने को। 13 रुपये पर मिल रहा है ये। स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपये पर। फर्स्ट टारगेट जो इसका बनेगा डेट वुड बी 18। सेकेंड टारगेट जो बन रहा है डेट वुड बी 22। 18 और 22 ये दो टारगेट के लिए खरीदना है LIC हाउसिंग फाइनेंस का 470 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो 4 रुपए का रिस्क है। एंड दीपांशु, रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो दूसरा टारगेट सीधा 22 पे बन रहा है। दैट मींस अपसाइड 9 रुपए की देख रहा हूँ, तो मोर देन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। बिल्कुल, तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इस पर बैठ रहा है, खरीदारी करके चले। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस पर खरीदारी की राय है जय की तरफ से। यह भी एक काउंटर है जो मोमेंटम में आपको आते हुए दिखेगा। इन्फोसिस पर आ रही है अच्छी मूव, इस समय 2-2.25% ऊपर है। आज मार्केट्स बंद होने के बाद आएंगे इन्फोसिस के नतीजे। किरण जी, क्या करें इन्फोसिस में? दीप, एक्चुअली इन्फोसिस में एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, पर रिजल्ट आज है इसलिए मैंने वो कॉल नहीं दिया। बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन के कगार पे ही है, और अगर किसी के लॉन्ग पोजीशंस है तो 1565 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1600 1620 के टारगेट्स कल देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए इन्फोसिस, जहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। बंसल जी, JM फाइनेंशियल पर तो आपने राय दी, पर आपका एक पुराना फेवरेट ICICI सिक्योरिटीज, जबरदस्त मूव इसमें भी आती हुई दिख रही है। 700 का लेवल क्रॉस किया है, अभी अभी एक स्पाइक आया है। क्या करना चाहिए ICICI सिक्योरिटीज में सर? देखिए दीपांशु, ये तो लीडर है, मतलब कि बेसिकली इसने तो रैली को लीड करा है, और काफी नीचे से मैंने और कुणाल जी ने इसको कई बार स्पेशल में 10 की कमाई में रिकमेंड करा है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करें। यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की राय नहीं होगी, करेक्शन पर ही खरीदना चाहिए। अगर ये 700 रुपए 695 के अराउंड मिलता है तो वो अच्छे स्तर हैं, उन स्तरों के अराउंड खरीदारी की राय होगी। ओके, तो अब इन स्तरों पर खरीदारी नहीं करें,
बट यहाँ पर एक्शन भी भरपूर आते हुए दिख रहा है। और एक और स्टॉक इसी स्पेस से जुड़ा, कुणाल जी, कैम्स, इस पर भी आपसे पहले बात हुई है और कल भी एक्शन में था, अभी फिर से एक फ्रेश स्पाइक आ रहा है कैम्स में। नजर डालें इस चार्ट पर सर, क्या करना चाहिए ये बताएं। देखिए, कल परसों भी जब हम चर्चा कर रहे थे दीपांशु, सारे जो स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए और जो इक्विटी कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो हमने कैम्स की चर्चा की थी। ज़बरदस्त मूव स्टॉक में है और शानदार चार्ट है, जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। CDSL, BSC, कैम्स, ये सारे स्टॉक्स जो हैं इनमें बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। ICICI सिक्योरिटीज, मोतीलाल, एंजल ब्रोकिंग, जो कुछ भी आपके हाथ में होल्ड करें, और ऊपर के लेवल्स मुझे इन सभी स्टॉक्स में आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो इस पूरी स्पेस में दमदार एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, नजर रखिए। और फिर से एक फ्रेश स्पाइक आ रहा है। इस बीच सचित जी ने एक और कॉल आइडेंटिफाई किया है, बिगुल उनके लिए, सचित जी के लिए BTST का। बताएं सचित जी। हिमांशु, अभी बाय करना है लुपिन को। जिस तरीके से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन इसने एस्टैब्लिश किया अराउंड 1150 से लेके 1170 के आसपास, एंड कल के स्विंग हाई के ऊपर अभी स्टॉक स्विंग करना शुरू किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम अच्छी तरह तेज होना चाहिए। अराउंड 1195 का मैं फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1230 का। सो खरीदारी करनी है लुपिन। इस पर्टिकुलर काउंटर में स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, अराउंड 1162 के आसपास। सो 10 रुपये की रिस्क होगी, एंड रिवॉर्ड ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है अराउंड 30 से 40 रुपये का भी हो सकता है अगले कुछ दिनों में। ओके, तो ये है आपके लिए लुपिन, इस पर रखिए नजर। लंबे समय बाद ये भी फोकस लिस्ट में अब आपको आते हुए दिख रहा है और इस काउंटर पर भी तेजी के पूरे आसार दिख सकते हैं। गुजरात फ्लोरो, ये एक और स्टॉक है जहां पर थोड़ी देर पहले एक अच्छी मूव आई थी। जय, गुजरात फ्लोरो का चार्ट देखें, 1400 के जस्ट नीचे है, 7.5% की तेजी आई है। इस काउंटर में और दम देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दीपांशु कि ओवरऑल तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। आई मीन थोड़ा बहुत हमें हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है, बट आप ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे देन मैं कहूँगा कि तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में ऑलरेडी ये स्टॉक रहा है। और इम्पोर्टेंटली ये बात है दीप के रिसेंटली जो हिसाब से ये स्टॉक ने 1250 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, दैट वुड बी क्लियर कट स्विंग रेजिस्टेंस जो उसके थे उसके ऊपर से ब्रेकआउट दिया इसमें, तो जो एक टॉप बनने के चांसेस थे उसको नेगेट कर दिया, इनफैक्ट रिवर्स कर दिया है ट्रेंड को पूरा। सो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो 1250 का रिवर्सल है। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम दीप देखें तो लगभग 1275 से लेकर 1290 ये सपोर्ट रेंज है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड और भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर हम इसके टारगेट्स देख रहे हैं ऊपर में शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो लगभग बन रहे 1520, एंड पोजिशनली अगर मैं देख रहा हूँ तो लगभग 1600 1650 तक के भी टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। फ्लोरोकेमिकल्स इस क्लियरली इन एन अप ट्रेंड, इसको और भी रख सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात फ्लोरो। ये एक और स्टॉक है जहां पर आपको मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, और मोमेंटम आपको काफ़ी और स्टॉक्स सेक्टर्स में भी आते हुए दिख रहा है। इस समय बाजार की जिस तरह से चाल बनती हुई दिख रही है, कई और काउंटर्स हैं जो फ्रेश ब्रेकआउट के भी आपको आसार दिखा रहे हैं। तो नज़र रखिए इस स्पेस पर जिस तरह से तेज़ी का माहौल बना है। सीएट, ये भी एक और काउंटर है जिसके बारे में हम सुबह बात कर रहे थे। राकेश जी, कुणाल जी, आपने स्पेशल पिक के तौर पर दिया था। 5.5% ऊपर सीएट भी अभी होल्ड कर रहा है। इंट्राडे के लिए अगर किसी ने लिया है तो क्या करना चाहिए, और अगर पोजिशनल व्यू है तो क्या करना चाहिए, कुणाल जी जरा बताएं। देखिए, अभी ब्रेकआउट बिल्कुल कायम है दीपांशु। स्टॉक मुझे लगता है जिन्होंने इंट्राडे के लिए लिया है प्रॉफिट बुक कर लें, और जो पोजिशनल बेसिस पर इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पार्टी शुरू होती हुई नजर आ रही है दीपांशु, तो मुझे लगता है और अपसाइड बाकी है। 1500-1525 से पहले कोई रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर नहीं आता है, और ये लेट एंट्रेंट है पार्टी में। हमने देखा है बाकी सारे टायर स्टॉक्स में तेजी कुछ 2-3 दिन से पहले से चल रही है, तो सीएट में भी आपको 1525-1600 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल होल्ड करने की राय है जिनके पास पोजीशन है आज जिन्होंने ली। ओके, तो ये है आपके लिए सीएट पर राय। बट बड़ी खबर आती हुई दिख रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर आपको मुहर भी लगती हुई दिख रही है। कल दोपहर को हमने आपको बताया था कि ROSC स्कीम जो है उसको 2024 तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और एग्जैक्टली आज कैबिनेट ने वैसा ही फैसला लिया है। 2024 तक इस स्कीम को एक्सटेंड करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है। और आप इंपैक्ट देखिए, वेल्सपन इंडिया ऑलरेडी स्टॉक ऑफ द डे बढ़िया तेजी में है, अभी भी अच्छी
अच्छी तेजी दिखा रहा है। इंडो काउंट एक और काउंटर जहां पर आपको बढ़िया तेजी का माहौल आते हुए दिख रहा है। अरविंद 7.5% ऊपर ये काउंटर आपको दिखेगा। इसके साथ ही गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, अंबिका कॉटन, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी कंपनीज पर जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। आरओएससी स्कीम 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है, ये निर्णय लिया है आज कैबिनेट ने, और ये खबर हमने आपको कल ही दे दी थी दोपहर में। तो अनिल जी, जी बिजनेस की बड़ी खबर पर मुहर रखती हुई दिख रही है सर, और टेक्सटाइल स्टॉक्स पर एक और तेजी बनती हुई दिख रही है। ऑलरेडी इस खबर का इंपैक्ट फैक्टर किया जा रहा था जब हमने एक्सक्लूसिव खबर दी थी, बट अब उस खबर पर मुहर दिखती हुई लग रही है अनिल जी। बिल्कुल दीप, और ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रही है जैसा कि आपको कल, और ये खबर दीप सबसे बड़ी बात है कि टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर जो बड़ी खबर है ये कहीं पर किसी जगह नहीं थी। कल स्वाति ने एक्सक्लूसिवली इस खबर को ब्रेक किया और आज आप देखिए फिलहाल ये मंजूरी मिल चुकी है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जी बिजनेस की इस बड़ी खबर को मंजूरी मिल चुकी है। तो आज देखते हैं शाम को किस तरह से प्रेस रिलीज आते हैं, किस तरह से पूरी डिटेल्स आती है, लेकिन फिलहाल जो हमारी खबर आ रही है उसको देखते हुए जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, स्पेशली जो गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने वाली टेक्सटाइल कंपनियां, उनके लिए ये बड़ी बात है और ये स्कीम को मंजूरी मिलती हुई इस वक्त दिख रही। तो ये है आपके लिए टेक्सटाइल स्टॉक्स को लेकर बड़ा ऐलान। कुछ ही देर में हमारी रिसर्च टीम आपको इस पूरी पॉलिसी की डिटेल्स आपके सामने रखेंगी कि क्या कुछ सरकार ने किया है इस पॉलिसी में, उसका विस्तार से हम आपको आगे चलते हुए पूरा बताएंगे भी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही कि इस स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है, ये आपके सामने इस वक्त आता हुआ। तो जो गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं उन पर फोकस करिए, वहीं पर सबसे ज़्यादा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अरविंद लिमिटेड हमारा SIP स्टॉक भी रहा है, 7% मजबूत है। वेल्समन इंडिया हमारा 70 रुपये से SIP स्टॉक है, ये 5% मजबूत है। आज का स्टॉक ऑफ द डे भी है, तो यहाँ पर भरपूर तेजी बनती हुई दिख रही है। दीप, बिल्कुल सर, भरपूर तेजी बनती हुई दिख रही है इन सभी काउंटर्स पर, और स्पेशली जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो और बड़ी खबर है इस समय, और स्पाइक भी आपको आते हुए दिख रहा है इन काउंटर्स पर फिलहाल। तो नजर रखिए जहां तक इस खबर का इम्पैक्ट है। अरविंद फैशन पर जरा एक राय भी ले लेते हैं सचित जी की तरफ से। सचित जी जरा राय दें, अरविंद फैशन दोनों ही बढ़िया मोमेंटम में है, क्या करना चाहिए अरविंद फैशन की चार्ट पर? डेफिनेटली लॉन्ग्स है तो होल्ड करनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा क्लासिकल ब्रेकआउट होना चाहिए। 180 का एक इंटरमीडिएट हर्डल है, अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो लगभग एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन एक्टिवेट होना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, इसके टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं, लगभग अराउंड 285 के आसपास के है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा मोमेंटम यहाँ पर अनलॉक होना चाहिए। तो खरीदारी है किसी की तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 185 जैसे ही ब्रेक हो जाता है एक बार रिव्यू कीजिए। ये आपको नजर रखनी है इस काउंटर पर। सचिन जी, आदित्य बिरला फैशन जरा इसकी चार्ट पर भी राय दें, यहाँ पर भी मूव आ रहा है। जी दीपांशु, मुझे ये इसका फॉर्मेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि कल के सत्र में ही यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था। एंड जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 255 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। सो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 220 के स्टॉप लॉस के साथ। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, उसका ट्रिगर पॉइंट कल ही एक्टिवेट हुआ था 224 के ऊपर क्लोजिंग एस्टैब्लिश करके। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा पोटेंट पैटर्न है एंड 255 के लक्ष्य के लिए ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। सो 220 के स्टॉप लॉस के साथ पार्टिसिपेट करिए ABFRL में। ओके, तो आदित्य बिरला फैशन पर यह है आपके लिए राय। आइए बढ़ते आगे। ITC को लेकर एक बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिखे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्ट केस फाइल हुआ है। क्या है कोर्ट केस, किसने फाइल किया है, किसके अगेंस्ट किया है, क्यों किया है और क्या है, इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ तैयार है इस वक्त ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताइए ITC को लेकर क्या बड़े डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं? है MRG कैपिटल पार्टनर्स, उसके CEO के अगेंस्ट में ये मुकदमा दायर किया है। और ये मुकदमा जो दायर किया गया है वो ये जो मनोज ऋषि गुप्ता है, इन्होंने अक्टूबर 2020 में एक ब्लॉग लिखा था और उस ब्लॉग में ITC के बोर्ड मेंबर्स को लेकर बोर्ड से कई सारे 10 सवाल मिलाकर 10 सवाल पूछे थे। और उन सवालों का जो लबोलुआब था ये था कि कंपनी रिटर्न क्यों नहीं दे पा रही है, कंपनी के निवेश को लेकर सवाल उठाए गए थे, सवाल उठाए गए थे, एक्विजिशन को लेकर सवाल उठाए गए थे, तो बोर्ड की मीटिंग्स को लेकर के सवाल उठाए गए थे। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग वर्डेड जो है वो क्वेश्चनिंग की गई थी।
और इसको कंपनी ने ये माना कि ये कंपनी के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है, कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, और उसी आधार पर आईटीसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में ये केस 1 जुलाई को फाइल किया था और 8 जुलाई को ये केस जो है एडमिट किया गया है, और अब आगे फिर जो है सभी पक्षों को नोटिस इशू होगा और आगे इसकी सुनवाई होगी। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी की तरफ से 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया गया है पोर्टफोलियो मैनेजर पर। ये इंटरेस्टिंग खबर, और 8 जुलाई को इसकी एक सुनवाई भी हुई है। देखा अभी इस पे फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी होगा, पहली सुनवाई हुई होगी। क्या यही समझा जाए? जरा इसके बारे में बताएं ब्रजेश। बिल्कुल, जब केस फाइल होता है फिर उसके बाद उसको एडमिट किया जाता है, एडमिट होने के बाद फिर सारे पक्षों को नोटिस जाता है कि वो इस पर अपना जवाब दें और अगली जब भी सुनवाई हो उसमें हाजिर हों। तो इस तरह की स्थिति अभी कोई फैसला नहीं है। कोर्ट जो है दोनों साइड के नजरिए को सुनेगा और उसके बाद फिर आगे फैसला होगा। जो लिखा गया वो वाकई में मनगढ़ंत कहानी लिख दी गई, या एक एज ए शेयर होल्डर उनके पास जो अधिकार था अपना विचार रखने का, वो रखा गया। तो इंटरेस्टिंग होगा ये केस, और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर पर आईटीसी ने 100 करोड़ की मानहानि का केस किया है, और पोर्टफोलियो मैनेजर ने आईटीसी के मैनेजमेंट और आईटीसी के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। ये बात सही है, कई सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स, कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो वाकई में आईटीसी के शेयर की परफॉर्मेंस से फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ कब किस तरह से निकलता है या नहीं निकल पाता है, वो देखने वाली बात होगी। तो ये इंटरेस्टिंग केस है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे भी जो डेवलपमेंट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आइए बढ़ते फिलहाल आगे। आशु सर के लिए एक बिगुल, सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, एक और स्प्रेड है, स्टॉक का है, और इंसिडेंटली अनिल जी 1:1 है। तो कई लोग बहुत बार बोल चुके हैं कि 1:2 में मार्जिन लगता है, तो ये उन लोगों के लिए भी काम का रहेगा जिनको 1:1 चाहिए और सिर्फ प्रीमियम जाने के चांसेस हैं। अनिल जी, एक स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है कि एक वापस ट्रैक्शन शुरू होने वाली है और उसमें कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में एक बड़ा एक्शन भी दिख सकता है। स्टॉक है अनिल जी LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो मुझे लगता है अनिल जी इसको लेना कैसे है? 460 की अनिल जी अभी फ्यूचर चल रहा है 471 रुपए के करीब। तो 460 की जो इन द मनी कॉल है अनिल जी वो 20 रुपए की है। तो अगर आप फ्यूचर की जगह 420 की कॉल लेते हैं 20 रुपए में, तो अनिल जी आप 10 रुपए 9-10 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं। ये आपको प्रीमियम कवर करना है 480 की कॉल बेच के। तो अनिल जी 480 की कॉल 10 रुपए की है, तो 460 की 20 में लेनी है, वो 10 में बेचनी है। अनिल जी इसकी कॉस्ट है सिर्फ 10 रुपए, और चांसेस है कि 10 रुपए पे 10 रुपए बन जाएंगे। 2000 शेयर का लॉट है अनिल जी, इसमें 20,000 रुपए लगाने हैं और 20,000 के 40,000 पूरे चांसेस हैं अगले 8-10 दिन के अंदर बनने के। अगर 40 नहीं भी बने अनिल जी, कुछ कम भी बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत लिमिटेड रिस्क के साथ एक बहुत अच्छा स्प्रेड बन रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। 460 की एक कॉल लेनी है, 20-20.5 रुपए है। 480 की एक बेचनी है, 10-10.5 है। कॉस्ट आपकी आएगी 9.5-10 रुपए सिर्फ, और आप LIC में एक बुल स्प्रेड बना दीजिए 1:1 और शांति से बैठ जाइए। ओके, तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस का 460 रुपए वाला कॉल ऑप्शन एक आपको खरीदना है, और सामने 480 वाला एक कॉल ऑप्शन बेचना है। इसमें आप एक स्ट्रेटेजी बनाकर बैठ जाएं। ये है राय आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर आती हुई 10 रुपए की कॉस्ट में। ये आपके लिए एक पूरा का पूरा आपके लिए कॉल बन जाएगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। आइए बढ़ते आगे। दिल्ली NCR में घरों की बिक्री को लेकर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और रिसर्च लेकर आई है मानसी हमारे साथ इस वक्त बताने के लिए। मानसी, बताइए क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं दिल्ली और NCR के रियल एस्टेट मार्केट में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे डेवलपमेंट हैं। अप्रैल से जून के बीच दिल्ली NCR में घरों की बिक्री जो है उसमें 50% तक की बढ़त देखने को मिल रही है सर। सालाना आधार पर ये डेटा हम आपको बता रहे हैं। 1886 यूनिट से बिक्री जो है वो बढ़कर 2828 यूनिट पर जाती हुई दिखी है। मांग में लगातार बढ़त के चलते ये ट्रेंड अब दिख रहा है। दिल्ली NCR के अलावा 2 और शहर हैं जहां पर आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, अहमदाबाद और हैदराबाद। जो टॉप 7 सिटीज है उसमें सबसे आगे दिल्ली NCR, अहमदाबाद और हैदराबाद के मार्केट्स अगर बिक्री की बात करें तो है। इंटरेस्ट रेट में कटौती और आकर्षक होम लोन के चलते यहां पर बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली NCR सबसे कम प्रभावित शहरों में से एक रहा है। देश भर की बिक्री में दिल्ली NCR का योगदान जो है 18% तक का रहा है।
सेल्स अगर रीजन वाइज दिल्ली को एलोकेट करने की कोशिश करें या बाइफोकेट करने की कोशिश करें, गुरुग्राम में 36% सेल्स देखने को मिली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 34%, फरीदाबाद में 18%, गाजियाबाद में 12% तक की सेल्स देखने को मिली है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते डेवलपर्स ने नए लॉन्चेस नहीं किए हैं और यही एक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज यानी कि अच्छी चीज साबित होती हुई दिखी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भरपूर मात्रा में बिना बिके घर हैं और ये फायदेमंद साबित होता हुआ दिखा, क्योंकि अनसोल्ड इन्वेंट्री जो शहर की है वो समस्या पूरी होती हुई दिख रही है। जो बिक्री हो रही है वो अनसोल्ड इन्वेंट्री में से हो रही है। इसी के चलते दिल्ली बेस्ड जो रियल एस्टेट स्टॉक्स है जैसे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आशियाना हाउसिंग, अंसल एपीआई, अनंतराज, पार्श्वनाथ, इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। यहां पर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये है दिल्ली और एनसीआर में घरों की दमदार बिक्री। आशुतोष, वाकई में क्या इस तरह की बिक्री के संकेत आ रहे हैं? बड़ा वहां का रियल एस्टेट मार्केट बूम कर रहा है जबरदस्त। यस अनिल जी, बिल्कुल कर रहा है। और मैंने आपको गुड़गांव का बताया भी था अनिल जी, वर्क फ्रॉम होम का पार्शियल रहे, फुल रहे, कभी रहे, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई है। और इस दौरान पिछले 1-1.5 साल में लोगों ने रियलाइज किया अनिल जी कि एक रूम घर पे वर्क फ्रॉम होम होगा। अनिल जी, हर घर में एवरेजली 2 वर्किंग मेंबर्स हैं और मतलब ये रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है कि पीपल आर लुकिंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर हाउसेज। तो अब तो अनिल जी आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज रीइंबर्समेंट दे रही हैं, एक चेयर या टेबल ले सकते हैं, डेस्कटॉप ले सकते हैं, मतलब कुछ 15-20 हजार की रीइंबर्समेंट्स मिलने लग गई हैं हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज ये भी कर रही हैं। तो घर के लिए अनिल जी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और मतलब ओवरऑल रिक्वायरमेंट भी मतलब अब बढ़ रही है। तो मैं तो अनिल जी वैसे भी मानता हूं कि कोविड की वजह से 20% इंडस्ट्रीज हैं जिनमें नेगेटिव इफेक्ट आया है और मेजर जो नेगेटिव इफेक्ट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो अनिल जी 80% लोगों का कहीं ना कहीं मतलब इस कोविड तो एक बिल्कुल एक बूम की तरह आ गया है। तो ओवरऑल उसकी भी डिमांड है, पेंटअप डिमांड है, रिक्वायरमेंट डिमांड है। तो अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर यानी जी के ये प्राइस एस्केलेशन भी देखने को मिली है गुड़गांव में, दिल्ली में, और एक जो दूसरी मेरा फेवरेट जगह है गोवा, जिसके लिए मैं अनिल जी बोलता था कि मतलब वो चाहे वो बिजनेस में लगाना हो या रियल एस्टेट में लगाना हो, वहां भी पिछले 6-8 महीने के अंदर ही बहुत अच्छा प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन आया है। और ये अभी भी अनिल जी अगले 2-3 साल का थीम है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, रियल एस्टेट स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट एज अ होल ऑल्सो। ग्राउंड पे जो रियल एस्टेट है उसमें भी बहुत अच्छी एप्रिसिएशन नजर आ रही है। बहुत टाइम से डाउन एंड आउट थी, अभी तो हमने देखा कि डिमांड बढ़ी है, प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली है, बट अगले 2-3 साल कुड बी फॉर रियल एस्टेट। ओके, तो रियल एस्टेट में अभी भी अच्छी तेजी है, ये संकेत साफ आते हुए दिख रहे हैं और डिमांड काफी जबरदस्त है घरों की। और कुणाल जी भी इस डिमांड में अपनी तरफ से अपना जितना योगदान दे सकते हैं, कुणाल जी भी दे रहे हैं योगदान। कुणाल जी, आपका योगदान कंट्रीब्यूशन है ना इस डिमांड में? अनिल जी देखिए, अभी तो अनिल जी दूर से ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि बाजार इस तेजी से बढ़ रहा है अनिल जी, तो बाजार के अलावा और कहीं पैसा डालने का मन नहीं करता अनिल जी, तो केवल दूर से ही देख रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल मार्केट में है जो तेजी, उसका आनंद लीजिए, उसका फायदा उठाएं। तो जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है बाजार में और बहुत ही बढ़िया तेजी भी इस वक्त आपके लिए होती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, और इस वक्त एक स्टॉक जो बड़ा तेजी से सुर्खियों में आता हुआ दिखा है और वो है विप्रो। नतीजों से ठीक पहले 7% का दमदार उछाल और पिछले कुछ मिनट बहुत ही जबरदस्त रहे इस स्टॉक के लिए। जरा एक बार चार्ट लाइए, माय गॉड, बहुत ही बढ़िया डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है 563 के आसपास। जय, जरा देखिए, और क्या नतीजों के पहले अब भी कोई मौका बचा है इसमें ट्रेड करने का? और यदि हाँ तो कोई ऑप्शन के जरिए बताइए, क्योंकि 6% 7% बढ़ने के बाद रिस्क काफी है। तो बताएं क्या किया जा सकता है? अनिल जी, मुझे तो लग रहा है कि इसमें तेजी कर ही चलना चाहिए एंड डेफिनेटली ऑप्शन के थ्रू एक ट्रेड इसमें लिया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि इसमें एट द मनी कॉल ऑप्शन ही लेकर चलना चाहिए। 560 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पे। इसका अगर हम रेट देखें तो करीब ये 17 रुपए के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रहेगा डेफिनेटली, बिकॉज लास्ट ये हाफ एन आवर में शायद वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो 17 पे इसको खरीदना होगा अनिल जी। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 11 रुपए पे। एंड ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसका बन सकता है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है अनिल जी कि लगभग 580-85 के जोन टेस्ट कर सकता है। अगर वो होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो इसका भाव हो जाना चाहिए 25 रुपया। फर्स्ट टारगेट रहेगा 25 का एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 29 का। 25 एंड 29 ये 2 टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। 17 रुपए के करीब है
560 का कॉल ऑप्शन एट द मनी, ये लेकर चल सकते हैं एनर्जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से सेटअप है इसका, इनफैक्ट इन्फोसिस का भी जो हिसाब से सेटअप है, मुझे तो लग रहा है कि इन्फोसिस के रिजल्ट भी काफी बड़े आने चाहिए आज, पोस्ट मार्केट, एंड विप्रो के कल बड़े नंबर्स बड़े आने चाहिए। सो टीसीएस से थोड़ा बहुत हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने मिला था, बट टीसीएस में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट हमें देखने मिला, तो वहाँ पे एक बाउंस बैक की उम्मीद कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने मॉर्निंग में वहाँ पे एक कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी है। और ये जो दो आईटी स्टॉक्स है, यहाँ पे मोमेंटम भरपूर है, यहाँ पे तेजी की पोजीशंस बना के जा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय आईटी शेयरों पर और विशेषकर विप्रो पर। नतीजों से पहले 7% का बड़ा उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स एक्शन में रहे। उससे पहले हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है और कल ही स्वाति ने आपको सबसे पहले और एक्सक्लूसिव खबर दी टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर इस बड़े ऐलान की, जो आज कैबिनेट की बैठक में अप्रूव होते हुए दिखे, पॉलिसी अप्रूव आती दिखी है। आइए स्वाति से जानते हैं क्या क्या बदलाव है। स्वाति, धन्यवाद और सबसे पहले तो बधाई आपको, आपकी एक्सक्लूसिव खबर एकदम परफेक्ट और सही साबित हुई है। आज इस टेक्सटाइल पॉलिसी को मंजूरी मिली, बताएं क्या है डिटेल्स। सर, दिल्ली में रहने का कुछ तो फायदा होता है, जब आप यहाँ होते हो तो खबरें भी आपके पास आती हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा सर, हमने बोला टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी राहत है और बिल्कुल वही हुआ। ROSCTL जारी रखने की मंजूरी मिल गई है, 2024 तक ये स्कीम जारी रहेगी। बेसिकली स्कीम के तहत 2024 तक टैक्स नहीं लगेगा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को। इनफैक्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को सरकार टैक्स वापस करेगी। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है जो बेसिकली मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, जो आत्मनिर्भर भारत की थीम है, उसी को ही बढ़ावा देते हुए सरकार ने कदम उठाया। तो जैसा हमने बताया था, अपैरल एक्सपोर्टर्स जो इस बिजनेस में ज्यादा हैं, उनको बहुत बढ़िया यहाँ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और स्कीम जारी रखने का ऑफकोर्स वजह से आप देखेंगे बहुत रोजगार भी बढ़ेगा और भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को बराबरी का मौका मिलेगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी दूसरे कंट्रीज के मुकाबले, और हमारी इंडिया यहाँ पर बड़ा कंट्रीब्यूट कर पाएगी जहाँ तक एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स की बात है, क्योंकि आप देखिए सरकार का फोकस बहुत बड़ा है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर। तो ये एक अच्छा पुश है जो मंजूरी दी गई है 2024 तक। अब ये एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर। ओके, तो ये है टेक्सटाइल कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर आती हुई दिख रही। शुक्रिया स्वाति, ये एक्सक्लूसिव डिटेल और खबर कल ही हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, जो आज एकदम सही और सटीक साबित होती हुई दिखी है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। बाजार मजबूती के साथ टिके हुए हैं। आखिरी आधे घंटे में जब हम प्रवेश करें तो अच्छी खासी तेजी अभी भी बनी हुई है बाजार में, कहीं कोई कमजोरी या थकावट के संकेत इस वक्त है नहीं। अच्छी मजबूती के साथ बाजार, और फॉर ए चेंज आज पूरी की पूरी तेजी की कमान आईटी शेयरों ने संभाली और उसका नेतृत्व विप्रो करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भरपूर तेजी आपको इस वक्त दिखेगी। माइंट्री 8% ऊपर, एम्फेसिस 8% ऊपर। माय गॉड, क्या गजब की तेजी। आज के टॉप 7-8 शेयर वायदा कारोबार में 8 के 8 शेयर आईटी शेयर। दीप, पूरे 8 के 8 शेयर आज आईटी शेयर हैं निफ्टी के वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स में। बिल्कुल सर, आईटी में तो जबरदस्त तेजी है और ये नतीजों का ही लिहाज है। और कुछ मार्केट सोर्सेस कह भी रहे थे कि काफी सारे शॉर्ट्स बने थे नतीजों से पहले, जो अब माइंट्री और टीसीएस की दमदार गाइडेंस की वजह से रोल बैक हो रहे हैं। पर सर, एक स्टॉक हाईलाइट करना था, ये जो टेक्सटाइल की खबर आई है सर, उसी पर वरुण हमें बता रहे हैं इंडो काउंट, इस पर रखनी है नजर, क्योंकि ये एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है ये सारे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका। एक्चुअली सर होता क्या है कि ये जो ROSC का एक्सटेंशन हुआ है, इसके जरिए 9.5% की जो ड्यूटी ड्रॉबैक है उसको रिस्टोर कर दिया गया था, जिसको रोक दिया गया था जब तक इस स्कीम को एक्सटेंशन नहीं मिली। तो ये जो 9.5% का ड्यूटी ड्रॉबैक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडो काउंट होने वाला है। और इसलिए हम इस स्टॉक पर देख रहे हैं सर, 10% की तेजी इस समय आपको आती हुई दिख रही है। अनसर्टेनिटी चली जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन्स भी इनके रिस्टोर हो जाएंगे, क्योंकि इस समय जो कंपनीज बांग्लादेश की हैं या पाकिस्तान की हैं, वो 0 ड्यूटी पे कर रही हैं। उसके सामने इंडियन कंपनीज को लगभग 9.5% की ड्यूटी पे करनी पड़ती है जब वो यूरोप जैसे देशों में, यूरोप के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस ड्यूटी का जो फायदा इन कंपनीज को मिलेगा वो डायरेक्टली इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को सपोर्ट करेगा। तो इंडो काउंट एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है अनिल जी, जो वरुण हाईलाइट करके बता रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो आज सुबह स्टॉक के बारे में बात करी आपने, वेल्सपन इंडिया, वो भी दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस समय अनिल जी।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और डिटेल्स जो जुड़ी हुई आपके लिए टेक्सटाइल्स शेयरों को लेकर भरपूर एक्शन टेक्सटाइल शेयरों में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन टेक्सटाइल शेयरों के बाहर का जो एक्शन है वो एक और स्टॉक में वो है बायोकॉन। वागले साहब जरा बायोकॉन को देखिए, इसके चार्ट देखिए, 400 रुपए के पार निकला है बड़े दिनों बाद और दिन के हाईएस्ट लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। कुछ वाकई में मजबूती के संकेत बड़े आते हुए दिख रहे हैं, यहीं पर रुक जाएगा वापस जहां का वहीं का वहीं, मतलब कुछ नहीं होगा, एक आध दिन के मुंह के बाद ठंडा हो जाएगा। कैसे हैं चार्ट्स, कैसे हैं? जी 410 तक का व्यू है, बीटीएसटी किया जा सकता है। 400 का एक रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, अभी 401 है, तो 397 के स्टॉप लॉस और 410 का टारगेट। ये लिमिटेड अपसाइड की मैं बात करूंगा 2-2.5% की, बट अगर आपको 430 440 का व्यू है, इतनी स्ट्रेंथ मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो ये है आपके लिए बायोकॉन फ्यूचर्स पर राय इस वक्त। आइए एक और बड़ी और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो डेवलप होती दिख रही है वो है प्रेफरेंशियल इश्यूज को लेकर। जिस तरह से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में कार्लाइल को प्रेफरेंशियल इशू किया गया, उसके बाद मामला बिगड़ गया, बढ़ गया, सेबी में पहुंचा, सेबी के फैसले की, सेबी ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग में इस पर वोटिंग से रोक लगा दी। उसके बाद कंपनी सैट में भी पहुंची, सैट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस पूरे मामले को बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश। ब्रजेश ने इस मामले का असर कुछ और कंपनियों पर कितना पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है, पड़ेगा तो कंपनियों का क्या कहना है, इस पर पूरा विश्लेषण किया है। तो ब्रजेश बताइए क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मैटर को लेकर और इसमें क्या नए डेवलपमेंट है? बिल्कुल, इसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जब सैट में सुनवाई हुई थी तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की ओर से ये कहा गया था कि वो अकेली कंपनी ऐसी नहीं है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ जा रही है, बल्कि और भी कंपनियां हैं। और उस वक्त नाम आया था LIC हाउसिंग फाइनेंस का और दूसरा नाम था बारबेक्यू नेशन का। लेकिन इन दोनों कंपनियों के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये पढ़ने के बाद एक शब्द इस्तेमाल किया गया है उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, सब्जेक्ट टू द रूल्स। सब्जेक्ट टू द रूल्स जो है वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं है, जो कैपिटल रेजिंग वाला पार्ट है वहां पर। तो इसमें लिखा गया है सब्जेक्ट टू द रूल्स, और सब्जेक्ट टू द रूल्स ये कनेक्ट होता है जो कंपनीज एक्ट का कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स है। और कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स ये कहता है कि अगर कंपनियां लिस्टेड हैं तो उनके लिए वैल्यूअर अपॉइंट करने की जो कंडीशन लिखी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, वो लागू नहीं होगी, वो मानी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो एक अलग तरह से किया जा रहा है, सिर्फ एक शब्द जोड़ने से कि सब्जेक्ट टू द रूल्स। और ये रूल्स जो कंपनीज एक्ट के तहत जो बने हुए रूल्स हैं वो रूल्स अप्लाई होंगे। तो इस पर जो है वो एक्सचेंजेस एक ओपिनियन ले रहे हैं कि आखिर इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाला जाए। और जो हमें जितना समझ में आ रहा है जो लोगों से बातचीत करके, कि अगर ये ओपिनियन इस तरह से समझा, जिस तरह से जा रही कंपनियां समझा जा रही हैं, वो काफी हद तक वैलिड हो सकता है। तो ये जो दो कंपनियां हैं जिनके इशू फंसने का थोड़ा सा डर पैदा हुआ था जो सैट में सुनवाई के दौरान जब ये बात कही गई थी, और उसके बाद सेबी ने एक्सचेंजेस से इसको कहा था कि आप देखिए इसमें क्या करना है, तो इस पर लीगल ओपिनियन ली जा रही है। लेकिन जो बातचीत करके लोगों से, लीगल एक्सपर्ट से पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है वो ये है कि इन कंपनियों के लिए शायद परेशानी का सबब ये नहीं बने, क्योंकि ये जो वर्ड इन्होंने लिख दिया सब्जेक्ट टू द रूल्स, ये इनको जो है पूरी तरह से सेव कर लेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस और बारबेक्यू नेशन के लिए राहत की बात हो सकती है कि उनके प्रेफरेंशियल इशू पर कोई आंच ना आए, वो निकाल लें, इसे आराम से बच जाएं, यही कह रहे हैं आप, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट टू द रूल्स उनके आर्टिकल में लिख दिया गया, ये इनको काफी तरह से सेव करता है। और आर्टिकल्स में ये भी लिखा हुआ है कि जहां भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आएगा और जहां भी कंपनीज एक्ट या कंपनीज एक्ट के तहत बने रूल्स आएंगे, तो वो वही माने जाएंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वहां पर नीचे हो जाएगा। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट जो आपके सामने लेकर आते हुए ब्रजेश। और ब्रजेश इस पूरे मामले पर रखे हुए गहरी नजर और पकड़, और जाहिर सी बात है अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदारी करने की राय आशु सर ने दी भी है। खबर भी अच्छी है कि इनका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है उस पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस वाले मामले का असर इस पर नहीं पड़ेगा, इस बात की संभावनाएं नजर आ रही। आइए वक्त है बैन से बेनिफिट का।
आशीष बताइए क्या है सिचुएशन, कोई स्टॉक बैन से बाहर निकलने के लिए तैयार या नहीं? जी कोई स्टॉक बैन से बाहर तो फिलहाल नहीं निकल रहा है, लेकिन फ्रेश एंट्री होने जा रही है फिर से। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो 102% हो गई है, 95% के मार्क को फिर से क्रॉस कर दिया है। कल ही स्टॉक जो है बैन से बाहर आया था, तो री एंट्री होगी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, बाकी एग्जिट तो किसी स्टॉक की नहीं हो रही। ओके, और आईबुल हाउसिंग फिर से बैन में आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि आज शॉर्ट पोजीशंस भी बनी है, काफ़ी ऊपरी स्तरों से नीचे भी आया है, तो जो जिन लोगों ने खरीदा है या तो 275 का स्टॉप लॉस जो है उसके हिसाब से आप एग्जिट कर जाएं, या फिर अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो फिर बने रहें, या इसे कॉल में कन्वर्ट कर दें। 275 रुपये वाला कॉल खरीद कर कॉल में कन्वर्ट हो जाए तो रिस्क आपकी कम हो जाए। तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ये है स्टॉक जहां पर आज बैन में आता हुआ स्टॉक आपको नजर आएगा। एक ही दिन में फिर से बैन में आता हुआ, कल आज ही बैन से बाहर निकला था और एक दिन में फिर से बैन में जाने की तैयारी इस वक्त आती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज इस वक्त आती हुई दिख रही है। चलिए बढ़ते आगे, और कुछ और स्टॉक्स है, और इस बीच में जो आज के कैबिनेट के फैसले हैं उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने जा रही है। हम थोड़ी देर में वहां भी पहुंचेंगे। आइए चलते हैं नई दिल्ली और देख लेते हैं सीधे कि आज की जो कैबिनेट की डिसीजन बैठक में जो बड़े डिसीजन लिए गए उस पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साहब बात कर रहे हैं। उनको compete करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से इससे बल मिल पाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से ये जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस एंड लेवीज हैं, इन पे रिबेट जो मिलता है, इसको कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया है 31 मार्च 2024 तक। तो इससे एक स्थिरता भी रहेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड भी भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगी। ये योजना 1 जनवरी 2021 के प्रभाव से जारी रहेगी। इसके अलावा जो दूसरा निर्णय किया गया है वो ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है, देश के किसान, पशुपालक, डेयरी क्षेत्र से जुड़ा है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में योजना यहाँ पर हम चला रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर 9,800 करोड़ रुपया जहाँ केंद्र सरकार खर्च करेगी, व्यय करेगी, वहीं पशुपालन क्षेत्र में अनुमानित निवेश जो है वो लगभग 54,618 करोड़ रुपये के लगभग आएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर मैं कुछ प्रकाश आपके माध्यम से डालना चाहूँगा। 3 प्रमुख योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। पशुधन विकास योजना, जिससे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और यानी कि हमारे जो बाकी पशु हैं, चाहे देसी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर की प्रजातियां हो, इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ भी मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। ये है आपके लिए बड़ी खबर, जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, और अनुराग ठाकुर साहब भी इसके बारे में बता रहे हैं। कुछ और भी बड़े निर्णय लिए हैं कैबिनेट ने, जिसके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। तो नजर रखिए, बढ़िया एक्शन बाजार में बन रहा है, और टेक्सटाइल स्पेस के लिए तो अच्छी खबर है ही। जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव पर मोहर भी लगती हुई दिखी है। पर आइए कुछ और इंटरेस्टिंग कॉल्स ले लेते हैं। आखिरी 15 मिनट है, एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुमित जी। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। पिछले 2 दिनों से एक तेजी के बाद आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है हमें बैंक निफ्टी के अंदर। मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से और ऊपर के मूव के लिए तैयार हो रहा है, तो इसके लिए बैंक निफ्टी में एक्सपायरी का ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करने का सलाह रहेगा। बैंक निफ्टी में 35,700 वाला 120-125 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, कॉल की पे बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी 35,700 का कॉल अभी 125 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का कॉल खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, और 36,000 तक के लेवल इमीडिएटली यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो 35,700 का कॉल खरीदे 125 पे, स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 25 का, ऊपर में टारगेट बनेगा 225 रुपए का और 300 रुपए तक का। 35,700 का कॉल है, कल की एक्सपायरी का है ये। ओके, तो 35,700 के कॉल पर खरीदारी की राय है सुमित जी की तरफ से बैंक निफ्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्सपायरी का ऑप्शन आपके लिए, बिगुल जय ठक्कर के लिए कैश का ऑप्शन।
बताएं जय। दीप, जो लेवल्स मॉर्निंग में हमने एंटिसिपेट किए थे, लगभग 15,900 के आसपास निफ्टी आना चाहिए, एंड हमने देखा कि काफ़ी हद तक वो हो चुका है। इनफैक्ट जो आज का हाई लगा है वो 877 का है। बट मुझे ऐसा लग रहा है दीप, देखिए अभी भी जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था कि रेंज धीरे धीरे वाइडन हो रही है, अब नैरो नहीं हो रही है, वाइडन हो रही है। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,950 ये ऊपर की रेंज है स्पॉट लेवल्स में, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो हिसाब से आईटी स्टॉक्स के कारण काफ़ी अच्छा हमें अपसाइड देखने मिला है निफ्टी में, और इनके रिजल्ट्स भी है तो जरा भी ऊपर नीचे वहाँ पे हुआ, सो डेफिनेटली निफ्टी में हमें इम्पैक्ट देखने मिलेगा। मे बी रिवर्स भी हो जाए निफ्टी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स में भी फिर से एक रिकवरी आनी चाहिए विच विल सपोर्ट द निफ्टी। सो यहाँ पर करना ही है कि एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है 15,850 का, 22 जुलाई की एक्सपायरी का, जो करीब अभी आपको मिलेगा 101.50 पर, 101.50 पर मिलेगा ये। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है 67 पर दीप, एंड फर्स्ट टारगेट जो बनेगा दैट वुड बी 144, सेकंड टारगेट बनेगा 163, 144, 163, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है 15,850 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन। हुआ ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,800 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था दीप, और उसके ऊपर तो निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन में निकला। एंड सेकेंडली इंपॉर्टेंटली ये है कि उसने एक टाइम अटेम्प्ट किया 15,850 के ऊपर भी, हालांकि वहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है, बट 850 के लेवल भी निकालना बहुत जरूरी था। तो 800-850 के ऊपर जब तक निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म में होल्ड कर रहा है, 950 तक निफ्टी जा सकता है आपके लिए निफ्टी पर 15,850 की कॉल खरीदारी करनी है अगले हफ्ते की एक्सपायरी की, कल की नहीं। सुमित जी ने जो कॉल ऑप्शन दिया है वो कल की एक्सपायरी का है, बट जय की तरफ से अगले हफ्ते की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लीजिए। और 15,950 की तरफ निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। फिलहाल 144, 163 के टारगेट्स रहेंगे इस ऑप्शन के लिए, ये दे रहे हैं जय राय। आइए फाइनल स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, आखिरी 10 मिनट अनिल जी के पास चलते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। बैंक निफ्टी थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की मैं बात करूं तो डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट कारोबार कर रहा है हल्की गिरावट के साथ। नास्डैक फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर, 0.4% की गेन आती हुई दिख रही है, तो यहां पर मोमेंटम थोड़ा बिल्ड हो रहा है। यूरोप के बाजार अभी भी सुस्ती में, मामूली सी ही गिरावट है। कच्चे तेल पर हल्की नरमी दिख रही है, $76 के करीब है, और आज रुपए ने भी थोड़ी वीकनेस दिखाई है, डॉलर में पुल बैक हुआ है। क्या करके जाए सर? दीप देखिए, वैसे तो बाजार की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया और मजबूत होती हुई दिख रही है। लाइफ टाइम थर्ड बेस्ट क्लोजिंग मिल रही है। 18,879, 18,869, ये दो 8,779, 15,879, 15,869, ये दो क्लोजिंग आपको मिली है। मेरे ख्याल से तीसरी बेस्ट क्लोजिंग है जो उसके आसपास होती हुई दिख रही है निफ्टी की टॉप क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखें अब तक की, तो उस लिहाज से बाजार मजबूती के साथ तो बंद हो रहे हैं। लेकिन अब ऐसे रेंज पर जहाँ मेक और ब्रेक है, बार बार यहीं पर आकर अटकते भी हैं, तो पहली चीज़ ये कि अगर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो आप चाहें तो हेज कर लें। वैसे कोई खास रिस्क नहीं है। 15,050 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे मैक्सिमम इतना ही बाजार ऊपर खुलने के संकेत दे सकता है। अभी तक के जो डेटा है उस लिहाज से न तो कोई 15,900, 925 के पार भाग जाने वाला है, नहीं 15,750, 15,800 के नीचे खुलने वाला है। तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन है तो भी 15,925 के आसपास के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि रेंज के हाई एंड पर है, उसे पार करे तो फिर आप देखिए फ्रेश पोजीशन बनाने की राय नहीं होगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी भी बंद हो रहा है आपका लगभग कल ही के लेवल के आसपास, तो नया जो वही है 35,850 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश खरीदारी होगी। अगर आप शॉर्ट है तो 35,850 का स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका स्टॉप लॉस 35,400 का है, यहाँ से 250 पॉइंट नीचे। तो अपनी पोजीशन जो भी है आपकी, लॉन्ग भी है तो भी होल्ड करिए, शॉर्ट है तो भी होल्ड करिए, क्योंकि आज डाउ एकदम फ्लैट है। आज और कल 2 दिन बड़े हैं इंपॉर्टेंट डाउ में, जिस भी तरफ का मुंह आया रेंज के बाहर निकले तो ठीक है, नहीं तो इसी रेंज को ट्रेड करना है। और अगर आप कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं तो फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि रेंज के हायर एंड पर प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं। जी दी ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से रहा मार्केट स्ट्रैटेजी। थोड़ा जैसा अनिल जी कह भी रहे थे 2:30 बजे की ऊपरी स्तरों पर थोड़ा मुनाफा बुक करके वापस डिप पर खरीदारी करें। अगर पोजीशन है तो हेज के साथ होल्ड करें। ऊपरी स्तरों से जो प्रेशर आ रहा था वो जरूर आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी अब थोड़ा लाल निशान में जा रहा है और निफ्टी में भी आप अब गेंस गिव अप करते हुए देख रहे हैं, बट एक्शन भरपूर रहा है मार्केट में आज। और इस बीच एक बार जरा कैम्स को फिर से पुल अप करिए। कुणाल जी के साथ हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा कर रहे थे।
सर्किट की तरफ ऑलमोस्ट आते हुए दिखा है। 19% आपको ऊपर इस समय कैम्स का काउंटर दिख रहा है, तो ज़बरदस्त उछाल कैम्स में आया और इस हफ्ते भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तेज़ी इस काउंटर ने दिखाई है। तो कैम्स पर आपने एक शानदार तेज़ी बनती हुई देखी है। आईटी स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, मिड कैप आईटी में एक और एक्टिव काउंटर जिस पर एक बार क्विक व्यू ले लेते हैं किरण जी से। एम्फेसिस, किरण जी 8% ऊपर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है एम्फेसिस, क्या व्यू बनता है सर? अगर इसमें कोई पोजीशन है तो क्या करना चाहिए? दीप, सारे आईटी काउंटर्स बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिलाते नजर आ रहे हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2320 पे रहेगा और मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि 2400 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये अगर पार कर पाए तो एक अच्छी खासी और बढ़त देखने को मिल सकती है। 2440 2460 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ सकते हैं कल के सत्र में। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए एम्फेसिस, नजर रखिएगा इस काउंटर पर। बागले साहब, आज सुबह केमिकल स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बन रही थी, नवीन फ्लोरिन में अभी अभी एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है 2% ऊपर क्लोजिंग से पहले, क्या राय देंगे सर नवीन फ्लोरिन में? दीपांशु, मेरे हिसाब से बाय करके कैरी करना चाहिए। 3860-70 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक कल के दिन में 4000, 4010, 4030 तक मॉर्निंग में ही दे सकता है। ओके, तो 4000 के पार कल तक जा सकता है, तो नजर रखिए इस काउंटर पर। अगर ट्रेड है तो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। सचिन जी, शो के पहला कॉल जुबिलेंट फूड पर अच्छी गेंस आई आपकी कॉल के बाद, अगर किसी ने ट्रेड इनिशिएट किया है कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करें या मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, क्या राय देंगे? डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसने एक यू टर्न लिया है, एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कंफर्म हो चुका था। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में लगभग 3185 का जो अपना पहला लक्ष्य है वो भी हासिल होना चाहिए। एंड जो पोजिशनल टारगेट मैंने रेकमेंड किया है अराउंड 3230 का, आई थिंक वहाँ तक वो ये पर्टिकुलर मोमेंटम कंटिन्यूड होना चाहिए। तो डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशन। ओके, तो कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशन आपके लिए, ये है राय जहाँ तक सवाल है इन काउंटर्स का। गोकुलदास एक्सपोर्ट, आज सुबह भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, इस पर शायद सर्किट लगते हुए दिख रहा है इस समय। 10% ऊपर है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स इस समय, और एक बड़ा बेनिफिशियरी है ये जो स्कीम ROSTL स्कीम को एक्सटेंड किया गया है, उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी गोकुलदास भी है। और नज़र रखिए इस काउंटर पर सर्किट लगते हुए दिख रहा है 10% का गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर। हमने इस स्टॉक के बारे में SIP स्टॉक में भी बात करी थी और वहाँ से देखिए बढ़िया गेंस ये स्टॉक आपको दिखा चुका है। तो बड़े बेनिफिशरीज जो ये खबर आई है, जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है कि ROSTL स्कीम को एक्सटेंशन दे दी गई है, उसका आपको एक डायरेक्ट बेनिफिशरी है। मालामाल वीकली में हमने इस स्टॉक के बारे में बात करी थी, पिछले साल 74 के लेवल्स पर बात की गई थी, आज 220 के लेवल पर है, तो 3 गुना गेंस ये आपको तब से अब तक दे चुका है काउंटर। और खबर का भी बड़ा बेनिफिशरी है गोकुलदास, ट्राइडेंट, वेल्सपन इंडिया, ये सारे काउंटर्स हैं जो इससे बेनिफिट करते हुए दिखते हैं, और इंडो काउंट जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। कामकाजी तौर पर इन्हें काफ़ी बड़ा सहारा मिलेगा इस स्कीम की तरफ से। कुछ और काउंटर्स जल्दी से एक व्यू ले लेते हैं उस पर। बायोकॉन, बंसल जी आज लंबे समय बाद थोड़े एक्शन में रहा है, 400 के करीब क्लोजिंग दे रहा है। बायोकॉन पर एक क्विक कॉल सर। देखिए दीपांशु, 400 के करीब क्लोजिंग आई है और नीचे में एक अच्छा बेस आया है। पिछली बार देखें तो बॉटम बना था 381 382 के अराउंड, और आज एक बॉटम बनाया है इसने 387 के अराउंड, तो ये एक हायर बॉटम्स बना रहा है। तो लग रहा है कि ये जो इसके अंदर एक सेल ऑफ आया था, किसी का रेजिग्नेशन हुआ था बायोकॉन के अंदर, उसके चलते एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, करेक्टिव मोड में आया था। तो मुझे लगता है बायोकॉन अब 418 420 की तरफ जा रहा है। एक बार 418 420 के लेवल्स आएंगे तब रिव्यू करना चाहिए। जिनके पास है होल्ड करें, और फ्रेश खरीदारी की राय भी है इन स्तरों पर। बिल्कुल फ्रेश खरीदारी की राय है, बायोकॉन पर रखिए नजर। एक और स्टॉक जो मूवमेंट पर रहा है, जल्दी से चलते हैं वागले साहब के पास। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। मेरा BTST मेरे रडार पर आया है, जो सचिन जी ने आइडेंटिफाई किया था, जुबिलेंट फूड्स। मुझे लगता है 3160 3162 ये लेवल पे बाय करके जाना चाहिए। एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 3142 का, और ऑन द अपसाइड मेरे को 3210 3220 तक मेरे को 50-60 रुपए की मूव कल दिखती है। बिल्कुल, तो जुबिलेंट फूड पर रखें नजर। ये काउंटर भी बढ़िया तेजी में आपको आते हुए दिख रहा है क्लोजिंग से पहले। DCB बैंक
इस पर अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है। इप्का लैबोरेटरीज, ये भी एक और काउंटर है जिस पर अभी अभी एक स्पाइक आया है। तो कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छे स्पाइक्स आते हुए दिख रहे हैं क्लोजिंग से पहले। नजर रखिए इन काउंटर्स पर। एक और खबर, शिपिंग कंपनीज के लिए 1600 करोड़ रुपए की सब्सिडी के लिए मंजूरी मिल गई है। जो भारतीय शिपिंग कंपनीज हैं, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन, जीई शिपिंग इन पर्टिकुलर, यहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। यह भी एक कैबिनेट का बड़ा फैसला लिया गया है। तो टेक्सटाइल सेक्टर, शिपिंग स्पेस, एग्रो स्पेस, तीनों के लिए कुछ बड़े कदम सरकार की तरफ से आपको आज आते हुए दिखे हैं कैबिनेट की बैठक में। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। थोड़ा ऊपरी स्तरों से बाजार हल्के होते हुए दिखे हैं, बट ज्यादातर आपने आज पॉजिटिव एक्शन ही बनते हुए दिखा और अच्छी क्लोजिंग के लिए ही बाजार मूव करते हुए दिख रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग लेवल्स देखें तो थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग की तरफ बाजार जाते हुए दिख रहे हैं और अपने हाई से भी देखें तो निफ्टी ज्यादा दूर इस समय नहीं है। अगर आप पॉइंट वाइज देखें तो 65-70 अंक दूर ही अपने रिकॉर्ड हाई से क्लोज होते हुए दिख रहा है। कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया मोमेंटम रहा? सारे के सारे आईटी स्टॉक्स ने आज बाजार को दिया है सहारा। कल नतीजों से पहले विप्रो 7% ऊपर, टेक महिंद्रा 2.5%, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 2% और इन्फोसिस आज नतीजों से पहले 2%। इसके साथ ही टीसीएस में भी हल्की खरीदारी होती हुई दिखी है। एलएनटी सुबह से ही पॉजिटिव रहा है, 2% ऊपर बंद हो रहा है। टाटा स्टील, आईटीसी, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, एशियन पेंट्स, यहां पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। ब्रेथ उतनी अच्छी नहीं रही है, ज्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं, बट गिरावट ज्यादा सिवियर नहीं है। यूपीएल अगर डिविडेंड के साथ एडजस्ट करें तो एकदम फ्लैट क्लोज होते हुए दिख रहा है। एचयूएल पर थोड़ा प्रेशर आपने देखा, रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 1% नीचे था। इसके साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड पर हल्का सा दबाव था और एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि निफ्टी की अपसाइड उतनी अच्छी नहीं रही है, बट डेफिनेटली एक बढ़िया सपोर्ट आते हुए दिखा है सारे के सारे आईटी काउंटर से। वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर भी माइंडट्री नतीजों के बाद 8% ऊपर, एम्फेसिस 7.5% की तेजी, एलएनटी इन्फोटेक 5.5% ऊपर, एलएनटी टेक 2.5% ऊपर बंद हो रहा है और कोफोज में भी 5% की तेजी। तो अगेन आईटी ने ही डोमिनेट किया है आज के ट्रेडिंग एक्शन को। बायोकॉन लंबे समय बाद यहां पर एक अच्छी मूव आई है। नवीन फ्लोरिन, जुबिलेंट फूड, कोरोमंडल, यहां पर भी तेजी। पीवीआर, एलआईसी हाउसिंग, अपोलो टायर्स, निप्पॉन लाइफ और बाटा इंडिया कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने पॉजिटिव एक्शन बनते देखा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग सुबह पॉजिटिव था, बट वापस गिरावट हुई और वापस बैन में आ सकता है। जीएमआर इंफ्रा यहां पर कमजोरी, पीरामल एंटरप्राइजेस, कैनरा बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इंडियन होटल्स, एबी फैशन, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर गिरावट हुई है। टेक्सटाइल स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 10% का सर्किट लगते हुए दिखा। इंडो काउंट बढ़िया तेजी इस काउंटर पर आती हुई दिखी है। ट्राइडेंट यहां पर एक्शन, अरविंद फैशंस यहां पर भी तेजी बनती हुई दिखी। जेएम फाइनेंशियल 12% ऊपर, कैम्स 16% ऊपर बंद होते हुए दिख रहा है। रूट मोबाइल, सीएट, स्टर्लिंग एंड विल्सन, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ग्लैंड फार्मा और एक बार फिर से सीडीएसएल कुछ काउंटर्स जहां पर तेजी रही। तो अनिल जी, मिड कैप स्मॉल कैप में तो बढ़िया एक्शन रहा। इंडेक्स लेवल पर भी थोड़ी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली, बट 15,850 के करीब निफ्टी क्लोजिंग देता हुआ सर। तो ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग जो आएगी दीप, थोड़ी ऊपर आएगी, चिंता की बात नहीं। 15,845 के आसपास दिख रहा है, लगभग 15,850-45 के आसपास ही क्लोज होने चाहिए। और साथ ही बैंक निफ्टी थोड़े से फ्लैट क्लोज होने की संभावना दिख रही है। सेंसेक्स 134 अंक ऊपर बंद होता दिखा है। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए रख दूं, क्या कुछ है आज शाम आपके लिए खास जी बिजनेस पर। शाम 5 बजे का शो है बेहद विशेष। पेट्रोल और डीजल की जो दाम बढ़े हैं उसके चलते हुए अब मुंबई जैसे शहरों में और बाकी शहरों में भी सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी काफ़ी बढ़त हुई है। पेट्रोल डीजल भी बढ़ते हैं, यानी कि हर तरफ से ऑयल एंड गैस के दाम बढ़ रहे हैं और इससे महंगाई जबरदस्त बढ़ती हुई दिख रही है। आम आदमी अपने खाने पीने की चीज़ों से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और हेल्थ फैसिलिटीज़ तक में कटौती करने पर मजबूर हो गया है। एसबीआई की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि आम आदमी अब हेल्थ जैसी बहुत ही अत्यावश्यक ज़रूरत पर भी पैसा कम खर्च कर रहा है, वो भी कोरोना काल में। तो ऐसे में ये कितना गंभीर मामला है, किस तरह से सरकार इसे गंभीरता से लेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल में जो इतनी तेज़ी बनी हुई है उसके चलते यहाँ पर टैक्स में राहत देकर किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की ज़रूरत है, इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। शाम 5 बजे हमारे साथ 2 जाने माने एक्सपर्ट होंगे, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब और साथ ही इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, और उनसे हम करेंगे खास बातचीत महंगाई से कब और कैसे आपको मिल सकती है राहत। तेल का खेल, महंगाई का ब्रेक फेल, ये है आज शाम 5 बजे का विशेष शो। इसके अलावा शाम 6:30 बजे का एक और विशेष शो है इंश्योरेंस को लेकर और इसका नाम है टर्म प्लान बढ़ाओ सुरक्षा कवर। जी हाँ,
कोविड की दूसरी लहर के बाद टर्म इंश्योरेंस लेने वालों की लाइन लगी हुई है। आंकड़ों में जबरदस्त बढ़त आती दिख रही है। पिछले 3 महीनों में टर्म इंश्योरेंस लेने वाले लोग 30% बढ़े हैं और क्लेम के मामलों में भी नेचुरली बढ़त आती हुई दिखी है। कोविड की गंभीरता और तीसरी लहर की संभावना आशंका को देखते हुए इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में लोग और टर्म प्लान खरीदेंगे। तो आज हम आपको टर्म प्लान की बारीकियां बताएंगे और साथ ही ये बताएंगे कि कितना टर्म प्लान खरीदना आपके लिए सही होगा। शाम 6:30 बजे ये विशेष शो जरूर देखिएगा, टर्म प्लान बढ़ाओ सुरक्षा कवर। ये है आपके लिए आज का विशेष शो। आइए, रात 8 बजे का एक और विशेष शो आपके लिए आता हुआ दिख रहा है और ये विशेष शो बंसल जी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप हमारे इन हाउस फार्मा और हेल्थ एक्सपर्ट हैं। शो तो नहीं, मतलब कवर स्टोरी है आज हमारे इंडिया 360 डिग्री की। ये कवर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये नए नए वेरिएंट के नाम आ रहे हैं। वेरिएंट के नाम ऐसे ना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, पता नहीं, एक बार ये समझना पड़ेगा। जैसे पहले वो तूफान के आते हैं ना कि ये अलग अलग तूफान, अम्फान और कैटरीना, पता नहीं कैसे कैसे अलग अलग नाम, तो पहले अपने यही सोचते थे कि इनके नाम कौन रखता है। अब ये भी सोचने की जरूरत है कि ये जो वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के, इनके नाम कौन रखता है। देखो, पहले आपने डेल्टा सुना, डेल्टा प्लस सुना, एक लैम्बडा ये करके आया था वेरिएंट। अब एक और नया वेरिएंट आया है यूपी और राजस्थान में, इसका नाम है कप्पा। अभी तक तो वो मैगी कप्पा नूडल हमने सुना था, ये कप्पा वेरिएंट भी है कोरोना का, तो ये नया आया है। इस वेरिएंट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही चिंता जता चुका है कि तीसरी लहर के लिए ये जिम्मेदार हो सकता है। तो इंडिया 360 डिग्री में आज हमारी कवर स्टोरी यही होगी, तीसरी लहर, अब कप्पा का कहर। कप्पा सुना है आपने? अब तक तो कप्पा के नाम से ऐसा लगता था कि ये तो अच्छी चीज़ है, खाने पीने की चीज़ है। बंसल जी, आपकी विशेष टिप्पणी। देखिए अनिल जी, बिल्कुल नहीं सुना अनिल जी। देखिए, मैंने तो बी फार्मा भी करा है। जितने भी वेरिएंट्स होते हैं अनिल जी, इतिहास गवाह है अनिल जी, उनके नाम अल्फा, बीटा, गामा अनिल जी सब विदेशी होते हैं और ये कप्पा नाम अनिल जी देसी है। हाँ। तो ये पहली बार मैं ऐसा कोई वेरिएंट सुन रहा हूँ देसी नाम का अनिल जी। बी फार्मा किया आपने, ए वाला क्यों नहीं किया? ए ग्रेड वाला करना चाहिए, बी वाला क्यों किया? आपने ए वाला नहीं अनिल जी, बी फार्मा ही सबसे बढ़िया होता है अनिल जी। इसके बाद तो डिप्लोमा होता है, बी फार्मा इज डिग्री अनिल जी। इसका मतलब पक्का क्या है? एकदम बिल्कुल आपको अच्छे से याद है, एकदम से बराबर है जी। कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं जी? कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अनिल जी ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। तो अनिल जी मेरा नाम है के से, तो ग्रीक में अनिल जी के होता है कप्पा। अच्छा, के को कप्पा बोलते हैं वहां पर, और एल होता है अनिल जी लैम्डा। छोटे से लेटर के लिए अल्फाबेट्स हैं अनिल जी, ग्रीस की एबीसीडी है ये। अच्छा, अगर एबीसीडी इनकी इतनी बड़ी है तो सोचो पूरी, मतलब है ना, वो व्याकरण कितनी बड़ी होगी भगवान जाने। मतलब बेचारा इतना छोटा सा के, उसको कप्पा बोल दो, एल है लैम्बडा, इतना बड़ा कौन बोलता है भाई? क्या कुछ काम धंधा नहीं ग्रीस वालों को? इतना कौन बोलता है? चलिए ठीक है, लेकिन एक आपके काम की बात है कुणाल जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जो आज की दूसरी कवर स्टोरी है वो आप ही के लिए है, मतलब आपके लिए, मतलब छोटे कुणाल जी के लिए। और ये खास एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप घर में है ना, बच्चों को खाना खिलाते हैं ना, सब लोग तो गरम वरम होता है तो सब फूंक देते हैं, ऐसा करके फूंक दे के खाना खिलाता है, गरम ना लगे, करेक्ट? अब एक नई स्टडी आई है, उस नई स्टडी में यह आया है कि अगर आप बच्चों को फूंक देकर खाना खिलाते हैं तो उनकी सेहत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी सेहत बिगाड़ रहे हैं। अब ये फूंक देकर खाना खिलाने के क्या क्या नुकसान है, इसका पूरा विश्लेषण होगा आज रात 8 बजे के शो में। बच्चों का खाना फूंक से बचाना है, तो आप भी फूंक देकर खिलाते हैं घर में, सबके घर में होता होगा ये तो, मतलब हमने भी बहुत खाया, हालांकि भगवान की दया से हम सबकी सेहत अच्छी है, लेकिन अब नई नई स्टडी पता नहीं। अब सबसे बड़ी बात ये, आशीष सर मुझे ये बताइए, ये किसके दिमाग में आता है ऐसी चीज़ कि इसके ऊपर भी एक स्टडी करनी चाहिए कि कोई फूंक दे के खाना खिला रहा है इसमें? मतलब ये दिमाग में आने की बड़ी बात है कि नहीं? बिल्कुल अनिल जी, और मतलब ये सारी चीजें सुन के आप रियलाइज करते हैं कि लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। सो अनिल जी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे तो कई बार ये आश्चर्य होता है और थोड़ा मतलब वो होता है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए अनिल जी, चाहे वो स्टडीज हो, एजुकेशन से लेके सर्वाइवल और ये सारी चीजें कितना डिफिकल्ट है। तो लगता है कि हमारा टाइम अच्छा था अनिल जी, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आने वाला है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अरे हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं और वहाँ पे टंकी 3 साल 4 साल में एक बार धुलती थी, और जो नल लगे हुए थे टंकी पे पानी के, जिससे हम ऐसे पानी पीते थे हाथ से,
उसके चारों तरफ वो ग्रीन जो काई जिसको बोलते हैं, वो कभी आज तक भगवान की दया से बीमार नहीं पड़े। वही वाली इम्यूनिटी आज भी काम आ रही है। कभी कोई नहीं, वो नेचुरल मिनरल वाटर, उसमें मिट्टी के साथ इतने सारे मिनरल्स अंदर जाते थे, पूछे मत। आजकल है ना वो मिनरल वाटर पी के, बोतल वाला पानी पी के हालत खराब है। वहाँ पे उस समय कभी कुछ नहीं हुआ। खैर वो जमाना अलग था। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, फूक वालों से अनिल जी ये भी पता कीजिएगा, ये बर्थडे केक पर कैंडल फूक से बुझाने में भी अनिल जी कोई हानि हो सकती है क्या? बिल्कुल, आप शो देखिएगा रात को 8 बजे का। आपके लिए तो विशेष तौर से ये जरूरी है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें तो जरूर देखना चाहिए। और जो बार बार बर्थडे मनाते हैं, जैसे कि हमारे बंसल जी, कभी मंथली, कभी वीकली, कभी बहाना बनाते हैं, कोई न कोई सेलिब्रेशन का बहाना बनाकर मना लेते हैं बर्थडे या किसी भी तरह का, और जो फूंक देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए आज की कवर स्टोरी बेहद इंटरेस्टिंग। शाम के शो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और हमारी इवनिंग टीम बहुत ही दमदार तरीके से इनको प्रेजेंट करती है। ज़रूर देखिएगा रात 8 बजे का इंडिया 360 डिग्री, जहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग खबरें हैं आज की कवर स्टोरी। तीसरी लहर, अब कप्पा का कहर, और दूसरा बच्चों का खाना फूंक से बचाना। ये 2 बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी है आज रात 8 बजे, जो आपको हमें मिस नहीं करना है। और मैं कल इस पर सवाल पूछूंगा, ध्यान रख लेना आप लोगों से, देखा है कि नहीं देखा है, देखने के बाद इसका क्या मतलब निकाला जाए, इस पर भी सवालों का फिलहाल आप लोगों से विदा और इजाज़त लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आशु सर, मंसल जी, कुणाल जी, वागले साहब, किरण जी, सचिन जी, और साथ ही साथ जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल तो वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन है, एक्शन और भी ज़्यादा होगा। आप सबसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।